Assalamu alaikum and welcome to the class number 1 of प्लान स्विफ्ट। तो आज से हम प्लान स्विफ्ट के ऊपर काम स्टार्ट करेंगे। प्लान स्विफ्ट क्या होता है, प्लान स्विफ्ट क्यों यूज़ किया जाता है, प्लान स्विफ्ट को कौन यूज़ करता है, किस वजह से यूज़ किया जाता है। तो हम प्लान स्विफ्ट के ऊपर एक आज का जो लेक्चर है वो एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर होगा, जिससे हम अपना जो है पर्सपेक्टिव उसको क्लियर करेंगे इस टूल के बारे में। और उसके बाद आने वाले तमाम जो हमारी क्लासेस हैं या ट्यूटोरियल्स हैं या वीडियोस हैं, जो भी आप इनको कहना चाहें या नाम देना चाहें, उसके अंदर हम इनको मज़ीद इसको प्रैक्टिकली यूज़ करेंगे, इसको ऑपरेट करना सीखेंगे। तो आज है इंट्रोडक्शन टू प्लान स्विफ्ट। मेरा नाम हुसनैन फरजंद है और दिन है 9 फरवरी 2025 संडे का। तो व्हाट इज़ प्लान स्विफ्ट? सबसे पहले व्हाट इज़ प्लान स्विफ्ट? प्रोफेशनल डिजिटल टेक ऑफ एंड एस्टिमेटिंग सॉफ्टवेयर यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। यहाँ से हमें ये चीज़ क्लियर हो गई कि ये एक डिजिटल है, ठीक है, डिजिटल टेक ऑफ एंड एस्टिमेटिंग सॉफ्टवेयर जो कि यूज़ होता है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, ठीक है। अब इसको ये फर्दर अगर हम देखें, इनेबल्स कॉन्ट्रैक्टर्स, एस्टिमेटर्स एंड प्रोजेक्ट मैनेजर्स टू मेजर एंड क्वांटिफाई कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स एफिशिएंटली, ठीक है। इसके अंदर ये कॉन्ट्रैक्टर्स, एस्टिमेटर्स, प्रोजेक्ट मैनेजर्स को हेल्प करता है कि वो मेजर करें एंड क्वांटिफाई करें कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स को एफिशिएंटली, ठीक हो गया। तो अगर आप इस चीज़ पे गौर करें, प्रोजेक्ट मैनेजर, इससे पहले जो हमने ट्यूटोरियल्स बनाए थे वो थे प्राइमावेरा के ऊपर। तो यहाँ से एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि प्राइमावेरा पे प्लानिंग जब होती है तो उससे पहले ही प्लान स्विफ्ट पे एस्टिमेशन वगैरह परफॉर्म कर दी जाती है, क्योंकि उन्हीं क्वांटिटीज़, उन्हीं जो हमारा जो क्वांटिटी ऑफ वर्क होता है उसके बेस पे ही हमने रिसोर्सेज अप्लाई करने होते हैं, इन टर्म्स ऑफ टाइम, इन टर्म्स ऑफ मटेरियल, इन टर्म्स ऑफ मैन पावर। ये सारा कुछ हमने आफ्टर एस्टिमेशन करना होता है ताकि हमें पता तो हो काम करना क्या है, उस हिसाब से हम फिर रिसोर्सेज अप्लाई करते हैं। अब दूसरी साइड पे हम देखें तो हमारे पास हैं की फीचर्स, ठीक है। नंबर 1 पे है डिजिटल टेक ऑफ। डिजिटल टेक ऑफ का मतलब है, डिजिटल टेक ऑफ का वर्ड यहाँ भी यूज़ किया गया है। अगर आप देखें तो ये यहाँ पे भी ये वर्ड यूज़ किया। मैं ज़रा ये डिजिटल टेक ऑफ का वर्ड यहाँ पे भी यूज़ किया गया और यहाँ पे ये पॉइंट नंबर 1 है, ठीक है। डिजिटल टेक ऑफ का मतलब है कि देयर इज़ नो पेपर इन्वॉल्व्ड। सॉफ्ट फॉर्म के अंदर आप कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं और डिजिटली आप क्वांटिटीज़ को टेक ऑफ करते हैं या क्वांटिटीज़ को मेजर करते हैं। सेकंड पे है हमारे पास कॉस्ट एस्टिमेशन। जब ऑब्वियस सी बात है, जब आपके पास टेक ऑफ आ जाए तो कॉस्ट को एस्टिमेट करना इज़ नॉट अ बिग डील। थर्ड जो इसका की फीचर है वो है हमारे पास इंटीग्रेशन विद एक्सेल एंड अदर सॉफ्टवेयर। अब इसका ये भी एक फ़ीचर है कि ये एक्सेल और दूसरे जो हमारे टूल्स हैं उनके साथ इंटीग्रेट हो जाता है। और चौथा है हमारे पास कस्टमाइजेबल टेम्पलेट। इसके जो टेम्पलेट्स होते हैं उनको हम अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। अब पर्पज़ ऑफ प्लान स्विफ्ट मीन्स कि हमारे पास इसका मकसद क्या होता है। तो फर्स्ट पॉइंट है व्हाई यूज़ प्लान स्विफ्ट। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ एक सवाल तो राइज होता है कि एस्टिमेशन जैसे पहले चलती आ रही थी, प्रोजेक्ट्स, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो हमारे पास्ट में हुए हैं प्लान स्विफ्ट से पहले, तो एस्टिमेशन तो तब भी हो रही थी, तो
क्या वजह थी कि हम वाई यूज़ प्लान स्विफ्ट। तो सबसे जो पहला पॉइंट है, एलिमिनेट्स मैनुअल टेक ऑफ एरर्स। ठीक है, जो हमारे पास थे ये एलिमिनेट करते हैं मैनुअल टेक ऑफ एरर्स में, क्योंकि मैनुअली काफ़ी जो हमारे पास मिस्टेक के चांसेस होते हैं। कोई वर्ड है या कोई फिगर है 17 है, लेट्स सपोज 17 फीट है, लिखते हुए कोई बंदा राइटिंग में उसको 71 कर सकता है। तो काफ़ी मैनुअल एरर्स आते हैं जिसकी वजह से फिर सारा प्रोजेक्ट काफ़ी हद तक डिस्टर्ब हो जाता है एस्टिमेशन की वजह से। सेव टाइम, ठीक है, सेव टाइम बाय ऑटोमेटिंग कैलकुलेशंस। ये इसके अंदर कुछ अपनी फार्मूलाज वगैरह होते हैं जिसकी वजह से ये ऑटोमेट कर देता है कैलकुलेशंस को। तो वो एट द एंड क्या रिज़ल्ट देता है, हमारा टाइम सेव करता है और एक्यूरेट या हाईली एफिशिएंट जो हमें है आउटपुट देता है। इंश्योर्स एक्यूरेसी इन कॉस्ट एस्टिमेशन। ठीक है, ये एक वजह है कि ये एक्यूरेसी देता है कॉस्ट एस्टिमेशन में। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप है फैसिलिटेट्स कोलैबोरेशन विद अदर स्टेक होल्डर्स। अब ये जो वर्ड है ना, फैसिलिटेट कोलैबोरेशन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये वर्ड मैं इसको अभी आपको बताता हूँ कि ये कहना क्या चाहता है। ये इसको आपने बड़े गौर से समझना है। ठीक है, फैसिलिटेट कोलैबोरेशन विद अदर स्टेक होल्डर्स। जो लोग मेरी जो बिम के ऊपर जो मैंने जो लेक्चर्स वगैरह रिकॉर्ड किए हुए हैं रिविट और इन चीज़ों में, नेविस वर्क, तो वो एक प्योर बिम टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं। तो वहाँ पे मैं एक वर्ड यूज़ करता था कि बिम सपोर्ट्स कोलैबोरेशन अमंग डिफरेंट स्टेक होल्डर्स ऑफ द प्रोजेक्ट। तो यहाँ से भी ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि प्लान स्विफ्ट भी कुछ एक्सटेंट तक उस फार्मूले को यूज़ करता है। ठीक है, कोलैबोरेट करता है, मीन जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं उनके दरमियान कोलैबोरेशन को फ़रोग़ देता है या उसको सपोर्ट करता है। तो ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट था। हमारे पास टोटल 4 पॉइंट थे। अब देखते हैं हु बेनिफिट्स फ्रॉम प्लान स्विफ्ट। तो ये तो हमने पिछले भी देख लिया था कि जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, सब कॉन्ट्रैक्टर, आर्किटेक्चर एंड इंजीनियर्स एंड कॉस्ट एस्टिमेटर्स। यूजेज ऑफ प्लान स्विफ्ट, हाउ इज़ प्लान स्विफ्ट यूज्ड। अब एक छोटा मोटा नन्ना मुन्ना सा एक आपको बताया गया है, एक रफ स्केच, ताकि आपके माइंड में ड्रॉ हो जाए कि कैसे इसको यूज़ किया जाता है। हालांकि डिटेल में हम इसको बाद में देखेंगे कि हमने इसको कैसे यूज़ करना है, लेकिन यहाँ पे एक स्लाइड में मैं आपके माइंड में ज़रा स्केच ड्रॉ करने की कोशिश करूँगा, ताकि आपको जब हम इस पे काम करेंगे तो आपके माइंड में कुछ रफ़ आइडिया हो और आप उसके लिए तैयार भी हों, या आपको पता हो कि आपको क्या चाहिए इसको यूज़ करने के लिए, आपको ज़रूरत किन चीज़ों की है। तो सबसे जो पहला पॉइंट है हमारा वो है ये, आप अपलोड ब्लूप्रिंट्स और प्रोजेक्ट प्लान्स। ब्लूप्रिंट्स जो होते हैं, यहाँ पे ब्लूप्रिंट का मतलब है कि आप जो भी प्रोजेक्ट है आप उसकी फ़ाइल इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, इंपोर्ट मीन्स लेके जाना, एक्सपोर्ट मीन्स वहाँ से आउटपुट लेना। इसको हम अगली स्लाइड में देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट ये आ गया। नंबर 2 पे है हमारे पास परफॉर्म डिजिटल टेक ऑफ। ऑब्वियसली बात है, डिजिटल टेक ऑफ तो हमारा पहला की फीचर है प्लान स्विफ्ट का। तो आफ्टर अपलोडिंग द फर्स्ट थिंग इज़ डिजिटल टेक ऑफ। इसके अंदर कुछ और छोटे मोटे स्टेप्स भी हैं जिसके अंदर हम स्केल वगैरह सेलेक्ट करते हैं, ये सारा कुछ, लेकिन ये मेजर आपको
बता रहे बड़े बड़े स्टेप्स। यूजिंग मेजरमेंट टूल्स, इसके अंदर आपके पास मेजरमेंट टूल्स होते हैं जिसको यूज़ करते हुए आप मेजर करते हैं। मेजरमेंट टूल क्या, आपने लेंथ मेजर करनी है तो उसके लिए एक टूल होगा, आपने एरिया मेजर करना है तो आपने एरिया के थ्रू आपने करना है, आपने क्वांटिटी मींस काउंट करना है कि जैसे कि आपको रफ हिसाब में दूं, जैसे कोई बिल्डिंग है उसमें आपने बल्ब काउंट करने हैं कि इसकी सीलिंग पे या इसकी वॉल पे कितने बल्ब लगे। तो अब बल्ब की तो आपने कोई डायमेंशन नहीं लेनी, जस्ट आपने काउंट टूल के साथ जाना है, उस पर क्लिक करते हुए जाएं, जिधर जिधर बल्ब है आपने क्लिक करते हुए जाना है और ये जो प्लान स्विफ्ट है ये काउंट करता जाता है कि कितने वो हो गए। एट द एंड जब आप लास्ट बल्ब को सिलेक्ट करेंगे तो आपके जो विंडो की लेफ़्ट साइड पे होगा आपके पास उसका कंप्लीट काउंट आ चुका होगा जिसको आपने मार्क किया होगा। अगर कोई रह गया होगा तो वो प्लान स्विफ्ट की गलती नहीं, वो आपकी गलती है, आपने उसको मिस कर दिया। हम इस पे काम करेंगे। जनरेट एक्यूरेट मटेरियल एस्टीमेट्स, जिस तरीके से आपने मार्किंग की होगी उसके अकॉर्डिंग ये आपको एक्यूरेट मटेरियल एस्टीमेट देगा। और सबसे मेजर फैक्टर इसके अंदर होगा स्केल, आपने गलत सेलेक्ट ना किया हो, स्केल आपका एक्यूरेट हो तो ये आपको जिस तरीके से आपने मार्किंग की होगी उसके अकॉर्डिंग ये आपको एक्यूरेट मटेरियल एस्टीमेट देगा। एंड द लास्ट स्टेप ऑफ एवरी सॉफ्टवेयर इज एक्सपोर्ट। जाहिर सी बात है काम करने के बाद हमने एक्सपोर्ट तो करना होता है टू गेट द रिजल्ट, ओके, और टू डॉक्यूमेंट द रिजल्ट। तो एक्सपोर्ट टू एक्सेल और इंटीग्रेट विद एस्टिमेटिंग सॉफ्टवेयर। हम एक्सेल में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है जब हम टेक ऑफ लेते हैं उस पर फर्दर जो कैलकुलेशन होती है उसके लिए हमने एक्सेल में जाना होता है, तो इसलिए एक्सेल में आप इसको एक्सपोर्ट करते हैं या आप इंटीग्रेट कर सकते हैं इसको अदर एस्टिमेटिंग सॉफ्टवेयर के साथ। अब अदर एस्टिमेटिंग सॉफ्टवेयर काफ़ी सारे हैं, ब्लू बीम भी है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल्स हैं, लेकिन उसके ऊपर हम बात नहीं करेंगे। जस्ट आप फोकस करें कि आप ये आपको अलाउ करता है कि आपने अगर किसी दूसरे एस्टिमेटिंग सॉफ्टवेयर के साथ इसके ऊपर परफॉर्म किए हुए वर्क को इंटीग्रेट करना है तो ये आपको अलाउ करता है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, ठीक है, प्रैक्टिकली ये आप कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। फ्लोरिंग के लिए रूफिंग एस्टीमेट, कंक्रीट मैसनरी क्वांटिटी टेक ऑफ, ड्राई वॉल, इंसुलेशन मेजरमेंट, इलेक्ट्रिकल एंड प्लम्बिंग एस्टिमेशंस। जो एस्टीमेट होता है हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में वो कॉम्प्लेक्स जो होता है वो बिल्डिंग्स का होता है, क्योंकि अगर आपने देखा हो बिल्डिंग्स के अंदर डिफरेंट डिसिप्लिन्स के काम चल रहे होते हैं। जैसे कोई बिल्डिंग है, लेट्स सपोज कमर्शियल बिल्डिंग है, उसमें सिविल इंजीनियर भी काम कर रहा है, स्ट्रक्चर तैयार कर रहा है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भी काम कर रहा है, आपको इलेक्ट्रिसिटी के जो भी फैसिलिटीज़ हैं कनेक्शंस है वो प्रोवाइड कर रहा है, मैकेनिकल इंजीनियर भी काम कर रहा है, आपके जो HVAC सिस्टम है या जो आपके एक्सकेलेटर्स हैं इलेक्ट्रिक या लिफ्ट्स हैं वो मैकेनिकल इंजीनियर कर रहे हैं। तो जो एस्टिमेशन है वो इस सेंस के अंदर थोड़ी सी कम्प्लेक्स हो जाती है, क्योंकि जो आपका सिविल का एस्टिमेटर है वो आपका मुश्किल है कि वो HVAC के एस्टिमेट को जानता हो, वो नहीं जानता। तो इस सेंस में ये जो प्लान स्विफ्ट है इसके अगर आप देखें प्रैक्टिकल एप्लीकेशन तो ये सारे ज़्यादातर जो हैं ड्राई वॉल के अलावा, या ड्राई वॉल को भी आप देख लें, ये सारे आपके बिल्डिंग एरिया में आते हैं। रोड में आपको प्लान स्विफ्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है हाईवे में। उसकी रीज़न है, उसकी रीज़न ये कि आपकी जो रोड है उसके ऊपर आपने एट द वेरी बिगिनिंग आपने RDs मार्क कर दी होती हैं, RD 0+00। ऑब्वियस सी बात है RD से पता चल रहा है कि ये इनिशियल पॉइंट है। फिर आपने अगर 20 मीटर के डिस्टेंस पे रखा है तो नेक्स्ट RD से जो अगली होगी वो 0+020 हो जाएगी। इस तरीके से जो लास्ट RD होगी जब आप उसको देखेंगे तो उससे आपके पास टोटल लेंथ ऑफ द रोड आ जाएगी। उसको आप विड्थ से मल्टीप्लाई कर दें आपके पास एरिया आ जाएगा। तो इसलिए प्लान स्विफ्ट जो है वो रोड्स में यूज़ नहीं होता, ओपन चैनल्स में यूज़
नहीं होता, क्योंकि ओपन चैनल्स का भी वही हिसाब है। आरडीज मार्क होती हैं, क्रॉस सेक्शन से आपको ज़्यादातर आप ऑटोकैड से भी उसका जो है एरिया मेजर कर लें एंड लेंथ के साथ मल्टीप्लाई कर दें, दैट्स इट। तो ये ज़्यादातर यूज़ होता है आपका बिल्डिंग सेक्टर में या मल्टी स्टोरी स्ट्रक्चर्स, ठीक है। एक्यूरेसी एंड एफिशिएंसी बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर एक्यूरेट होगा तो हम यूज़ करेंगे, अगर एक चीज़ एक्यूरेट ही नहीं है तो हम उसे यूज़ क्यों करेंगे। ये देखें, हाउ प्लेनस्विफ्ट इंश्योर्स एक्यूरेसी। ऑटो काउंट होता है, ठीक है, ऑटो काउंट टूल। ये कैसे होता है? फॉर रिपीटिव एलिमेंट्स, ठीक है। ये जब हम काम करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि ऑटो काउंट टूल कैसे एक्टिव किया जाता है। जो भी आपने करना होगा वो मैं आपको बताऊंगा। लेयर्स बनती हैं एंड एनोटेशन सपोर्ट फॉर क्लियर ट्रैकिंग, ठीक है। लेयर्स होती हैं इसके अंदर। मिसाल के तौर पे आपके पास एक घर है, आपने उसके हॉल में डिफरेंट टाइप का कोई लेट्स सपोज टाइल यूज़ करना है, आपने वॉशरूम में डिफरेंट टाइप का टाइल यूज़ करना है, रूम्स में डिफरेंट टाइप का, बाहर आपने जो घर का सहन है या जो भी है आपने वहाँ पे डिफरेंट यूज़ करना है। तो आपने क्या करना है, जो वॉशरूम होंगे उनकी लेयर आपने सेम कर देनी है। वो आपको बताएगा कि अगर टोटल 5 वॉशरूम है तो टोटल एरिया ऑफ फ्लोर कितना बन रहा है। फिर अगर टोटल 4 रूम्स हैं तो उनकी लेयर आपने सेम कर दें, क्योंकि रूम्स में सेम टाइप का टाइल लग रहा है। तो जब आप मार्क करेंगे तो वो आपको बताएगा कि टोटल 4 रूम्स का एरिया कितना बन रहा है। इस तरीके से ये जो है ना, ये वर्क करता है, लेयर्स एंड एनोटेशंस, ठीक है। लेयर्स हम ड्रॉ करते जाते हैं। अच्छा, कस्टम फार्मूलाज, इसके अंदर आप फार्मूलाज प्रिसाइज कैलकुलेशन के लिए भी जो है इसके अंदर भी होते हैं, आप फार्मूलाज भी अप्लाई कर सकते हैं। अब एफिशिएंसी बेनिफिट की हम बात करते हैं इसकी, ठीक है। ये सबसे जो पहला पॉइंट है, रिड्यूसेस टेक ऑफ टाइम बाय अप टू 50%। मेरे ओपिनियन के मुताबिक इट विल बी मोर देन 50%, बिकॉज इससे जो काम होता है वो सुपर फास्ट हो जाता है। जो दूसरा पॉइंट है वो मिनिमाइजेज कॉस्टली एस्टिमेशन मिस्टेक्स। समटाइम्स you make costly estimation mistakes and sometimes these mistakes leads to abandon your project। आप कुछ ऐसी एस्टिमेशन में चीज़ों को छोड़ देते हैं या ओवर बजट एस्टिमेट कर देते हैं कि वो प्रोजेक्ट जो क्लाइंट होता है वो एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाता, ठीक है। तो ये मिनिमाइज़ करता है, ख़त्म नहीं करता, मिनिमाइज़ करता है। मिनिमाइज़ क्यों करता है और ख़त्म क्यों नहीं करता? मिनिमाइज़ इसलिए करता है कि हो सकता है आप जब डिजिटली टेक ऑफ ले रहे हों आपसे कोई मिस्टेक हो जाए, कोई चीज़ रह जाए, मार्क ही ना करो, तो ऑब्वियस सी बात है जब आप इनपुट दोगे नहीं तो ये आपको आउटपुट कैसे देगा। तो उस सेंस में इन्होंने ऐसे समझ लें कि मिनिमाइज़ का वर्ड यूज़ किए, ख़त्म करने का वर्ड यूज़ नहीं किया। स्ट्रीमलाइन वर्कफ्लोज फॉर बेटर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। अच्छा, ग्राफ्स एंड विजुअलाइजेशन, डेटा रिप्रेजेंटेशन एंड प्लान स्विफ्ट, विजुअल ओवरलेज फॉर क्लियर मेजरमेंट्स। वही जो मैंने लेयर्स आपको बताई, इस तरीके से ये विजुअल ओवरलेज ये जब हम बनाएंगे आपको ख़ुद ब खुद जब लेफ़्ट साइड पे आपकी काउंटिंग चल रही होगी, जो भी आपके क्वांटिटीज़ होंगी उनके रेसिप्रोकल, एंड राइट साइड की जो होगी आपकी स्क्रीन के ऊपर, वहाँ पे मार्किंग आपको नज़र आ रही होगी विजुअल ओवरलेज, जिससे हमें पता भी चलता है कि कोई चीज़ मिसिंग तो नहीं है। तो कस्टमाइजेबल रिपोर्ट विद चार्ट्स एंड ग्राफ,
चार्ट्स एंड ग्राफ के साथ हमें कस्टमाइजेबल रिपोर्ट भी देता है। इंटीग्रेशन विद स्प्रेडशीट टूल्स फॉर डेटा एनालिसिस, स्प्रेडशीट टूल्स के साथ हमें डेटा एनालिसिस भी प्रोवाइड करता है। एग्जांपल्स ऑफ ग्राफ्स, अब कुछ एग्जांपल उसने दिए। कॉस्ट ब्रेकडाउन पाई चार्ट हमें दे सकता है। एरिया वर्सेस वॉल्यूम कंपैरिजन ग्राफ्स देता है। मटेरियल क्वांटिटी बार चार्ट्स ये भी हमें प्रोवाइड करता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ और सबसे बेसिक चीज़ जो कि आपको समझनी है इस वीडियो में, और वो है सपोर्टेड फाइल फॉर्मेट्स। ठीक है, कि ये किन फाइल फॉर्मेट्स को सपोर्ट करता है। मैं इसका कलर कर देता हूँ रेड, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये इंपोर्ट फाइल फॉर्मेट्स। इंपोर्ट का मतलब है कि इस सॉफ्टवेयर में आप कौन सी फाइल लेके आ सकते हैं। तो ये है जी PDF, ये है जी DWG बहुत फेमस फाइल फॉर्मेट है ऑटोकैड की। JPG इमेज की फाइल फॉर्मेट है। इमेज जो आपके पास रॉ इमेज होती है ना, लेकिन जो JPG है ये विद बैकग्राउंड इमेज जो होती है उसे JPG कहते हैं या JPEG कहते हैं। और जो PNG है, PNG ये विदाउट बैकग्राउंड जो इमेज होती है उसको PNG बोलते हैं। ठीक है, और ये जो TIFF है, आई हैव नो आइडिया अबाउट इट। अगर आप में से किसी को है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। DXF ड्राइंग एक्सचेंज फॉर्मेट। अब व्हाट अबाउट रिविट? रिविट से भी तो हम प्लान्स वगैरह बनाते हैं। तो अगर कोई ऐसा प्लान जो रिविट में बना है तो इसमें तो .rvt सपोर्ट ही नहीं है, तो उसका क्या करेंगे। लेकिन रिविट से हम PDF तो बना सकते हैं। ठीक है, रिविट से आप PDF करें एंड जैसे कि लेट्स सपोज मैं आपको यहाँ पे लिख ही देता हूँ यार, .rvt to PDF। ये जब आप करेंगे तो आप इसको प्लान स्विफ्ट में ले आएंगे। या दूसरा तरीका क्या है, .rvt to DWG। ठीक है, तो फिर भी आप आपने इसको जो प्लान स्विफ्ट की सपोर्टिंग फाइल फॉर्मेट है आपने उसके अकॉर्डिंग कर दिया, आप फिर भी लेके आ सकते हैं। तो मेरे नज़दीक ये दो जो हैं तरीके हैं रिविट की फ़ाइल को लेके आने के लिए, और भी हो सकते हैं लेकिन मेरे जहन में फॉर द टाइम बीइंग यही दो तरीके हैं। अच्छा, एक्सपोर्ट, आप फाइल लेके आए, आपने वर्किंग परफॉर्म की, अब आप इसको एक्सपोर्ट किस फाइल फॉर्मेट में कर सकते हैं। तो सबसे पहले है जी एक्सेल की दो बड़ी फेमस टाइप्स हैं, एक XLS CSV, दूसरी है PDF रिपोर्ट में आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं इसको। XML इज़ आल्सो लाइक एक्सेल। ठीक है, तो ये कुछ फॉर्मेट्स हैं जिसके अंदर आप प्लान स्विफ्ट की फाइल को फर्दर एक्सपोर्ट कर सकते हैं। कंक्लूजन, ये जो हमने सारी प्रेजेंटेशन देखी, अब इसको हम सम अप करते हैं। लेट्स कंक्लूड इट। तो समरी ऑफ की पॉइंट्स, सबसे पहला पॉइंट जो है, प्लान स्विफ्ट सिंप्लीफाइज डिजिटल टेक ऑफ एंड एस्टिमेशन। ठीक है, ये सिंप्लीफाई करता है डिजिटल टेक ऑफ एंड एस्टिमेशन को। अब सिंप्लीफाइज डिजिटल टेक ऑफ का क्या मतलब है? सिंप्लीफाइज डिजिटल टेक ऑफ का मतलब है कि डिजिटल टेक ऑफ हम दूसरे तरीक़ों से भी परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि ऑटोकैड से डायरेक्ट जो है क्वांटिटीज़ को मेजर करना, लेंस वगैरह मेजर करना, तो वो भी तरीका है। लेकिन उससे ज़्यादा सिंप्लीफाइड जो फॉर्म है वो है प्लान स्विफ्ट की, तो इसलिए उसने यूज़ किया है। अब ऑटोकैड वाला मेथड भी डिजिटल टेक ऑफ है, ये भी डिजिटल टेक ऑफ है, लेकिन ये उससे बहुत आसान है या उससे ज़्यादा आसान है या उससे ज़्यादा कन्वीनियंट, एफिशिएंट या इफ़ेक्टिव है। तो इसलिए उसने वर्ड यूज़ किया सिंप्लीफाइज डिजिटल टेक ऑफ।
डिजिटल टेक ऑफ मैंने बताया पेपरलेस काम जो होता है डिजिटल, ठीक है, पेपर इंक्लूड नहीं होता उसके अंदर। तो एस्टिमेशन और उसको सिंप्लीफाई करता है, ठीक है। ये हमारा पहला पॉइंट था। ये दूसरा पॉइंट, इंक्रीजेज एफिशिएंसी एंड एक्यूरेसी इन प्रोजेक्ट प्लानिंग। ओके, ऑब्वियस सी बात है, जब कास्ट एस्टिमेट एक्यूरेट होंगे उसके रेसिप्रोकल आप टाइम ड्यूरेशन, रिसोर्सेज इन टर्म्स ऑफ मैन पावर, मटीरियल और सारा कुछ आप एक्यूरेटली अप्लाई करोगे तो ऑब्वियसली इट विल हेल्प यू इन द प्रोजेक्ट प्लानिंग। अब थर्ड पॉइंट, सपोर्ट वेरियस फाइल फॉर्मेट फॉर स्ट्रीमलाइन इंटीग्रेशन, ठीक है। फाइल फॉर्मेट्स की सपोर्ट के बारे में हमने पीछे बात की। ये डिफरेंट फाइल फॉर्मेट को सपोर्ट करता है और जो इंटीग्रेशन का प्रोसेस है उसे स्ट्रीमलाइन करता है। अब जो हमारे नेक्स्ट स्टेप होंगे वो क्या होंगे? सबसे पहले तो हम काम करेंगे हैंड्स ऑन प्रैक्टिस, हैंड्स ऑन डेमोन्स्ट्रेशन, हम सॉफ्टवेयर पे काम करेंगे। दूसरा है जी एडवांस टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर ऑप्टिमल यूजेज। ज़ाहिर है जब हम काम करेंगे तो उसमें कुछ ऐसी चीज़ जो कि आपका टाइम बचा सकती हो, आपको हेल्प आउट कर सकती हो, वो मैं डेफिनेटली शेयर करूँगा। तीसरा पॉइंट, क्वेश्चन एंड आंसर सेशन फॉर क्वेरीज एंड डिस्कशन। तो हमारे केस में तो ये चीज़ जो है, ये थर्ड पॉइंट, ये तभी मुमकिन है कि आपको अगर कोई इशू, कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछें, क्योंकि लाइव सेशन तो है नहीं, या हम को लोकेशन में तो बैठे नहीं हैं कि आप हाथ उठाएं, मैं आपसे पूछूं, आप मुझे क्वेश्चन करें, तो इस तरह तो पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा एंड आई विल रिस्पॉन्ड। तो अपनी क्लास नंबर 2 में हम देखेंगे इंटरफेस के बारे में। सबसे पहले तो मैं आपको प्लेन स्विफ्ट का वर्जन बता दूं। मेरे पास जो इस वक्त है प्लेन स्विफ्ट प्रो मैट्रिक 10.3, ठीक है, मेरे पास 10.3 वर्जन है। तो प्लेन स्विफ्ट के काफ़ी वर्जन है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, कुछ छोटा मोटा डिफरेंस आपको देखने में मिल सकता है अगर आप कोई दूसरा वर्जन यूज़ कर रहे हैं, लेकिन आई होप ज़्यादातर सेम ही है वर्जन, ठीक है। तो ये हमारे पास प्लेन स्विफ्ट ओपन हो चुका है। अगर हम लेफ़्ट टॉप पे इस आइकन की बात करें जिस पे प्लेन स्विफ्ट का जो लोगो है वो नज़र आ रहा है, इसे कहते हैं एप्लीकेशन बटन। एप्लीकेशन बटन में पहला ऑप्शन हमें मिलता है न्यू का। अगर कोई न्यू प्रोजेक्ट आप इसके अंदर इंपोर्ट करना चाहते हैं, मींस लाना चाहते हैं, जिस पे आपने काम करना है, तो आपने इस पर क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ से आप लेके आ सकते हैं। कुछ डिटेल्स आपने जो है इनिशियल या बिगिनिंग स्टेज पे करनी होती हैं, जैसे कि यहाँ पे आप कोई जॉब नंबर दे सकते हैं, यहाँ पे आप उसकी डिस्क्रिप्शन, कोई नोट्स आप देना चाहें या जो भी, ये सब चीज़ें हम डिटेल में करेंगे, लेकिन ये सिर्फ़ और सिर्फ आपको इंटरफेस का इंट्रोडक्शन है। अब नेक्स्ट ऑप्शन है ओपन जॉब। ओपन जॉब का मतलब है कि लेट सपोज मैंने इस पर क्लिक किया तो ये देखें, ये मेरे पास कुछ जॉब्स हैं जो मैंने परफॉर्म की हुई हैं या जो फाइल्स ऑलरेडी इसके अंदर अवेलेबल हैं। तो उसमें से अगर आपने किसी को ओपन करना है तो आपने सिंपली उसको क्लिक करना है एंड ओपन कर लेना है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है प्रिंट। आपने प्रिंट वगैरह लेना है। जॉब प्रॉपर्टीज़, रीलोड जॉब, इंपोर्ट जॉब्स एंड टेम्पलेट। आप इसके अंदर टेम्पलेट भी लेके आ सकते हैं। क्लोज जॉब मींस जो आपकी करंट विंडो में ओपन होगा जो भी प्रोजेक्ट, आपने उसको क्लोज़ करना है, तो इस पर आपने क्लिक कर देना है, वो उसे क्लोज़ कर देगा। एग्ज़िट का मतलब है कि आपका ये जो प्रोग्राम है प्लेन स्विफ्ट का, ये बंद हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा एप्लीकेशन बटन, जिसमें कुछ बेसिक सी डिटेल्स थी। ज़्यादातर एप्लीकेशन बटन में हमें यही डिटेल्स देखने को मिलती हैं। कुछ टूल्स के अंदर हमें इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड ऑप्शंस, अकाउंट एंड दिस टाइप ऑफ डिटेल्स आर आल्सो इन द एप्लीकेशन बटन, बट इन केस ऑफ प्लेन स्विफ्ट हमें ये डिटेल्स देखने को नहीं मिल रही, हमें ये कुछ डिटेल्स देखने को मिल रही हैं, ठीक है। अब इसकी हम बात करें तो ये है हमारा मेन मेन्यू, जिसके अंदर पुराने वर्जन में
ये आपको प्लान स्विफ्ट का टैब देखने को नहीं मिलता। लेकिन इसमें कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है कि कोई ऐसी चीज़ है जो कि आपके काम के लिए इंतहाई ज़रूरी है और वो पुराने वर्जन में नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप देखें तो मैंने प्लान स्विफ्ट का टैब ओपन किया तो इसमें हमारे पास न्यू है जो कि एप्लीकेशन बटन में भी है और हमारे पास होम के बटन में भी होगा। नेक्स्ट हम चल के देखेंगे। ओपन सेम वही है कि ऑलरेडी आपके पास अगर काफ़ी सारे प्रोजेक्ट हैं तो उनमें से अगर आप किसी को ओपन करना चाहते हैं तो आपने कर लेने। ईमेल, जॉब, लाइसेंस मैनेजर एंड चेक फॉर अपडेट्स। आई थिंक इन चीज़ों को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका सॉफ्टवेयर चल पड़ा है किसी तरीके से तो इनको ना छेड़िएगा। अच्छा, अब हम आए अपने नेक्स्ट होम के टैब में। उसमें अगर आप देखें हमारे पास काफ़ी सारे जो है ऑप्शंस है। जॉब के रिबन में हमारे पास वही सेम न्यू, ओपन, प्रिंट, ईमेल, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट। नेविगेट, ठीक है, नेविगेट। इस तरह हमारे पास जूम, पेन, जूम। ये देखें, अब अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ से एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ तो ये इस पोर्शन को मेरी स्क्रीन के ऊपर जूम कर देगा। अब मैं वापस अपनी जो पोजीशन थी कि मुझे पूरा पेज नज़र आए तो मैं फिट टू पेज कर दूंगा। जूम प्लस, जूम माइनस, या जूम इन या जूम आउट भी कहते हैं इसे। पेन, आप राइट लेफ़्ट क्लिक करके इसको पेन कर सकते हैं। पेन का दूसरा तरीका हमारे पास होता है कि आपने जो माउस का जो रोलर होता है उससे आपने इसको, उस रोलर को आपने क्लिक करना है और उससे भी आप पेन कर सकते हैं। अब इसी तरह जूम इन, जूम आउट का भी सेम माउस से ही जो रोलर है उसको आप मूव करेंगे, जो रोटेट करेंगे, ठीक है, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, तो ये साइमल्टेनियसली जूम इन एंड जूम आउट होगा या जूम प्लस या जूम माइनस होगा, ठीक है। तो ये मैयर है। स्केल इंतहाई इम्पोर्टेंट चीज़ है, डिटेल में बात करेंगे इस पे हम। और आई थिंक आफ्टर इम्पोर्टिंग द फाइल द फर्स्ट स्टेप इज़ स्केलिंग, ठीक है। डिटेल में देखेंगे हम इसको, एक बार देख लीजिए, इतने ज़्यादा इसके अंदर हैं। आप इसके अंदर अपना स्केल भी बना सकते हैं। इन केस आपको अगर जो स्केल है उसका पता नहीं है तो आप अपना स्केल भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं फॉर वर्टिकल डायमेंशन एंड हॉरिजॉन्टल। अब ये चीज़ें क्या होती हैं ये हम आगे चल के देखेंगे। अब डायमेंशन है, कोई मेजरमेंट आपने करनी है। अच्छा, अब ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है। अपनी पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि जो प्लान स्विफ्ट होता है वो डिजिटल टेक ऑफ करता है। तो अब टेक ऑफ में हमारे पास एरिया है, लीनियर है, सेगमेंट है, काउंट है, ठीक है। ये हमारे पास है जी टेक ऑफ में। अब कुछ हमारे पास मेजरमेंट्स होती हैं जिनको हमने एरिया में करना होता है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं आपको ये दिखाऊं तो ये इसने जो फ्लोर्स वगैरह मेजर किए हैं ये इसने एरिया में मेजर किए हैं। जो वॉल्स हैं, ये जो ग्रीन लाइन आपको नज़र आ रही है ये इसने लीनियर में मेजर की है, ठीक है। क्योंकि लीनियर में इसने इसलिए मेजर की है क्योंकि जो यहाँ पे अगर हम देखें दो टाइप की वॉल्स हैं, एक रेड लाइन में, एक ग्रीन लाइन में। अब दोनों को सेपरेट क्यों किया गया है बाय लाइंस? वो इसलिए कि एक वॉल 9 इंच की होगी, दूसरी 4.5 इंचज़ की होगी। मींस के कोई ना कोई डिफरेंस रहा होगा जिसकी वजह से इसने दोनों को सेपरेट मेजर किया। वी विल लुक इनटू इट, बट बताने का मकसद ये है कि हम कुछ डायमेंशंस को लीनियर में या रनिंग फिट में मेजर करते हैं, कुछ को हम स्क्वायर फिट या स्क्वायर एरिया के यूनिट में मेजर करते हैं, कुछ को हम काउंट करते हैं। काउंटिंग अब क्या है? जैसे कि काउंटिंग की सबसे अगर मैं बेसिक मिसाल आपको दूं तो हम डोर्स को काउंट करते हैं, ठीक है। अगर डोर्स हैं सेम साइज़ के हैं एट डिफरेंट लोकेशन किसी भी बिल्डिंग के अंदर या मल्टी स्टोरी स्ट्रक्चर के अंदर या किसी रेजिडेंशियल हाउस के अंदर, तो हम सिंपली उनको काउंट करते हैं। जैसे कि ये डॉट्स आपको नज़र आ रहे होंगे, ये इसने काउंट की कमांड से टेक ऑफ लिया है इसका। बाकी जो डायमेंशंस होती हैं वो हमें पता है कि डोर
ज़्यादातर 4x7 फीट का होता है। तो जस्ट काउंट किया एंड वहाँ से उसने जो टोटल डोर के लिए जो भी हिसाब किताब है वो उसने परफॉर्म किया होगा, या अगर डिडक्शन करनी है वट एवर, सो ये इस तरीके से की जाती है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है रिकॉर्ड, डिजिटाइज़र रिकॉर्ड। तो ये जो नेक्स्ट हमारे पास डिजिटाइज़र रिकॉर्ड है, ये जब हम वर्किंग करेंगे, कमांड्स हमारी एक्टिव होंगी डिफरेंट टाइप्स की, तो ये अपने जो कलर है उससे हमें इंडिकेट करेंगी। ये हम देखेंगे, मार्कअप कलर, मार्कअप, हाईलाइट, नोट, इमेज, ओवरले, एनोटेशंस, वी विल लुक इनटू इट व्हाइल वी विल स्टार्ट वर्किंग। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप पे हम जाते हैं। पेज, कोई पेज आपने ऐड करना है तो सिंपली क्लिक किया, यहाँ से आपने नेक्स्ट करना है, ब्राउज करना है, जो भी आपकी पेज की लोकेशन है आपने जाना है एंड दैट्स इट। आप इसको लेके आ सकते हैं। पेजेस को पेज रीनेम, बैच रीनेम पेजेस, ऑब्वियसली आप रीनेम कर सकते हैं। अब आपने अगर रोटेट करना है, एक मिनट मैं इसको फिट टू स्क्रीन कर लूँ। अच्छा, ये देखें, अगर आपने जो भी पेज आपकी स्क्रीन पे ओपन है इसको आप रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, ये रोटेटिंग पेज विद ऑब्जेक्ट ऑन द पेज कैन नॉट बी रोटेट। ठीक है, अब इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट हैं ऑन द पेज, इसको रोटेट नहीं कर रहा वो। हम किसी और को खोलते हैं और इसको रोटेट करने की कोशिश करते हैं। तो ये देखें, ये इस पर कोई मार्किंग नहीं थी, मैंने दूसरा पेज ओपन किया एंड उसको मैंने रोटेट कर दिया। ठीक है, इस तरीके से आप पेज को रोटेट कर सकते हैं। ये 90 डिग्री पे रोटेट हो रहा है। ठीक है, अच्छा, अब है रोटेट 180। तो ऑब्वियस ही बात है कि ये जो पिछली दो हैं ये 90 डिग्री पे रोटेट कर रहे थे, ये 180 डिग्री पे रोटेट कर देगा पेज को। ये अप डाउन लेवल्स हैं। ठीक है, बैच रोटेट पेजेस। अच्छा, आगे है हमारे पास फ्लिप। फ्लिप वर्टिकली होता है एंड हॉरिजॉन्टली होता है। आप वर्टिकली फ्लिप करें तो ये इस तरीके से। ठीक है, हम दोबारा फ्लिप करते हैं ताकि हम वापस अपनी हॉरिजॉन्टली करते हैं तो ये इस तरीके से हॉरिजॉन्टली फ्लिप करेगा। इन्वर्ट, ये देखें, ये इन्वर्ट की कमांड है। इन्वर्ट ने क्या किया, आपके पूरे जो बैकग्राउंड था उसको ख़त्म कर दिया। ये अब वापस आपका बैकग्राउंड। अब क्रॉप एज न्यू पेज, ये जो है ये इंतहाई इम्पोर्टेंट है। अगर आपने लेट सपोज आपके पास ये पेज है और इस पे काफ़ी सारे आपके पास ऑब्जेक्ट्स हैं या स्ट्रक्चर्स हैं या काफ़ी चीज़ें हैं, लेकिन आप किसी स्पेसिफिक चीज़ के ऊपर काम करना चाहते हैं, तो आप डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए आप ऐसे कर सकते हैं कि क्रॉप एज न्यू पेज करें। लेट सपोज मैं इस पे ही वर्किंग करना चाहता हूँ, इसको आप करें, इसको आप नेम दे देते हैं जी, प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप कमांड। ठीक है, ये मैंने नेम दे दिया। अब ये देखें, ये ऐड हो गया, ये आपके पास आ गया जी। अब आप इस पे खुल के काम कर सकते हैं। ठीक है, मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। ओके, मैं वापस आ गया। तो अब हम वापस आ गए। इस तरह सेम हमारे पास है कॉपी टू क्लिपबोर्ड, सेट ओरिजिन, ऑफसेट ओरिजिन, क्लोज पेज, ये ऑप्शंस हैं। इस तरह अब हम चलते हैं टूल्स के टैब में, तो इसमें हमारे पास जो हैं ये ऑप्शंस हैं, रोटेट लेफ़्ट राइट एंड सेम वही जो पिछले पेज के टैब में थे। सिमिलरली कन्वर्ट PDF टू TIF कन्वर्टर, उसके बाद ज़िप स्विफ्ट जॉब एंड अनजिप स्विफ्ट जॉब, इस तरह अटैच एक्सेल फाइल टू जॉब, ये ऑप्शन है हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास व्यू है। अब व्यू का जो टैब है ये मैं आपको बताता हूँ, इसमें कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। ये आप अगर आप देखें लेफ़्ट कॉर्नर पे,
तो यहाँ पे हैं शो लेबल्स। अब अगर आप देखें तो हमें कोई लेबल यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा। मैं इस पे शो लेबल करता हूँ तो ये देखें हर एरिया का एक लेबल मार्क कर दिया उसने, हर सेपरेट एरिया का। जैसे कि कॉमन रूम है, इसका जो एरिया है 696.43 स्क्वायर फीट। इस तरीके से आप इसको हाइड कर सकते हैं। सिमिलरली शो डिजिटाइज़र, ये डिजिटाइज़र ऑन है, अगर मैं हाइड डिजिटाइज़र करता हूँ तो ये हाइड हो जाएगा। ठीक है, तो सिमिलरली शो ओवरले, हाइड ओवरले, शो डायमेंशन, हाइड डायमेंशन, ये सारे ऑप्शन जो हैं ये हमारे पास व्यू के टैब में एक्टिव या इनएक्टिव होते हैं। एस्टिमेटिंग में हमें कुछ टेक ऑफ के वही पुराने जो टूल्स हैं वो हमें देखने को मिल रहे हैं, जैसे लिनियर, एरिया, सेगमेंट, काउंट एंड थिंग्स ऑफ दोज नेचर। इस तरह हमें प्रिंट जो कि एप्लीकेशन बटन में भी हमें देखने को मिलता है। कॉलम, ये कॉलम पे अगर आप क्लिक करें तो ये आप डिस्क्रिप्शन, कलर, क्वांटिटी, ये सारी चीज़ें आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। यूनिट शो करवाना चाहते हैं या नहीं करवाना चाहते हैं, टेक्स्ट है या जो भी आप यहाँ से करते हैं, ये हम सारी चीज़ें अपने हिसाब से एडजस्ट करते हैं। इस तरह रिफ्रेश प्रॉपर्टीज़, एक्सपेंड ऑल, कोलैप्स ऑल, एक्सपोर्ट टू एक्सेल, इंपोर्ट टेम्पलेट, तो ये सारी चीज़ें हम करते हैं। अब ये जो एरोज़ हैं, अगर लेट सपोज़ ये मैंने क्लिक किया और इसको मैं डाउन मूव करना चाहता हूँ तो इन एरोज़ से आप इनको कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली हमारे पास लिस्ट है, टेम्पलेट की सारी जो भी आप सेटिंग वगैरह हैं आप यहाँ से परफॉर्म कर सकते हैं। ये हमारे पास सेटिंग्स हैं कुछ, जनरल, कंपनी, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से एडजस्ट करते हैं। रिपोर्ट, जब आप काम कंप्लीट कर लेते हैं तो आप रिपोर्ट जो बनाते हैं वो इस तरीके से आप रिपोर्ट्स जनरेट करते हैं। हेल्प चाहिए आपको तो आप यहाँ पे क्लिक करें एंड आई डोंट थिंक कि आपको कभी इसकी ज़रूरत पड़ेगी। सिमिलरली ये आपके पास कुछ प्लगइन्स हैं, प्लगइन के टैब में आप जाएंगे तो अगर आपको किसी भी टाइप की कोई प्लगइन चाहिए तो आप ले सकते हैं, बट परचेज़ करनी पड़ेगी। आपको देखने यहाँ $99, $149, कंक्रीट स्टार्टर पैक है $149, कमर्शियल रूफिंग स्टार्टर पैक, ड्राई वॉल एंड फ्रेमिंग स्टार्टर पैक, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं। अब हम चलते हैं होम पे। अब देखते हैं हम लेफ़्ट पे हमारे पास क्या है, पेजेस एंड बुकमार्क। ये हमारे पास एक बार है जहाँ पे हमारे पास पेजेस एंड बुकमार्क्स, ये हमारे पास पेजेस हैं, ये हमारे पास बुकमार्क्स हैं। बॉटम पे हम देखें तो हम टेक ऑफ समरी पे अगर क्लिक करेंगे तो हमारे पास सिर्फ टेक ऑफ की डिटेल्स शो होंगी। अब इसमें अगर आप देखें तो अगर मैं एक्सटीरियर ट्रिम पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, एक्सटीरियर ट्रिम, तो लेट सपोज मैं इसको करता हूँ, ये मैंने क्लिक किया। अब जब मैंने क्लिक किया तो ये देखें जिस पे मैंने क्लिक किया उसको इसने सेलेक्ट कर लिया। नेक्स्ट को क्लिक करता हूँ तो इस तरीके से इसने सेलेक्ट कर लिया। अब अगर आप इसका कोई कलर चेंज करना चाहते हैं तो ये कलर पे आपने वन सिंगल क्लिक करना है, आपने अपने हिसाब से इसका कलर चेंज करना है या आपने ऑन ऑफ करना है। वही जो डिजिटाइज़र हाइड एंड शो, तो अगर आपने किसी स्पेसिफिक एक सिंगल को करना है ऑन ऑफ तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसको दोबारा एक्टिव करता हूँ। डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास प्रॉपर्टीज़ एक्टिव हो जाएंगी, और अगर आप डबल क्लिक नहीं करते सिंगल क्लिक के साथ, ये मेरी पिक्चर के बैक साइड पे आप देखें तो ये आपके पास यहाँ से प्रॉपर्टीज़ एक्टिव हो जाएंगी। ये मैंने दूसरी पे क्लिक किया तो ये प्रॉपर्टीज़ या तो डबल क्लिक के साथ या आप सिंगल क्लिक के साथ ये राइट साइड बॉटम पे आप देखेंगे तो आपके पास शो हो जाएगा। यहाँ से आप चेंजिंग भी कर सकते हैं, इवन आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। जो भी आपने सेलेक्ट करना है वो अकॉर्डिंगली अप्लाई हो जाएगा। लेट सपोज मैंने कर दिया, मैंने कौन से का किया, ये वाला, ठीक है।
तो ये था हमारे पास कुछ जो हमने टेक ऑफ की समरी अटैचमेंट्स आप करना चाहते हैं, नोट्स वगैरह, तो ये सारा आपके पास यहाँ से होता है एक्टिव। अच्छा, दूसरी साइड पे हम चलते हैं तो ये हमारे पास है जो लेफ़्ट साइड पे, इसके अंदर हमारे पास टेम्पलेट, पार्ट्स एंड इनपुट, इनकी सारी डिटेल्स होती हैं। जैसे कि ये आपकी, अगर आप करें ओपन इसको, तो ये आपके पास सारी जो है ना डिटेल्स अवेलेबल हैं। यहाँ पे आपके पास कुछ डिटेल्स गिवन है, मैट्रिक टेक ऑफ टेम्पलेट है, मैट्रिक पार्ट सैंपल है, ये सारी चीज़ें रिलेटेड टू टेम्पलेट, सारा कुछ आपके पास राइट साइड पे अवेलेबल होता है। बॉटम पे हम देखें तो बॉटम पे हमारे पास स्नैप का ऑप्शन है। स्नैप आप एक्टिव कर सकते हैं या डीएक्टिव कर सकते हैं। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपने नोट करनी है, स्नैप बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे ऑटोकैड में काम करता है। ठीक है, जब आप अपने माउस के कर्सर को या ऑटोकैड में उसको गिज़्मो बोलते हैं, अगर आप गिज़्मो को किसी लाइन के कॉर्नर पे लेके जाते हैं तो आपके पास एक रेक्टेंगल सा ग्रीन कलर का बन जाता है जो आपको बताता है कि दिस इज़ द स्टार्ट या एंड पॉइंट ऑफ दैट लाइन। उस पर आप सिंपल क्लिक करते हैं तो वो आपको जो है ना स्नैप करने में हेल्प करता है। आप एक्टिव करेंगे तो ये यहाँ भी वैसे ही काम करता है, लेकिन एक्सेप्शन यहाँ पे ये है कि ये पीडीएफ या इमेज की फ़ाइल पे स्नैप काम नहीं करता, DWG ऑटोकैड की फ़ाइल पे काम करता है। ऑर्थो आप एक्टिव या डीएक्टिव कर सकते हैं। ऑर्थो भी सेम ऑटोकैड वाला ही फीचर है कि आप 90 के एंगल पे या हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली लाइन ड्रा कर सकते हैं। अगर ये एक्टिव होता है तो आप किसी दूसरे एंगल पे लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये कुछ डिटेल्स आपको यहाँ भी गिवन है जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी जो कि हम आने वाली अपनी वीडियोज़ में यूज़ करेंगे, वो मैंने आपको बता दिया। अच्छा, कुछ ये हमारे पास होती है जो वर्किंग एरिया है हमारा। ठीक है, इसके राइट टॉप पे अगर हम देखें तो स्केल, हमें जो स्केल सेलेक्ट किया गया ये मेरा प्रोजेक्ट नहीं है, ये यहाँ से आप देख सकते हैं प्लेन स्विफ्ट का एक सैम्पल प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर मैं आपके साथ डिटेल्स शेयर कर रहा हूँ। ये देखें, ये फिट टू पेज, ये टॉप लेफ़्ट पे आपके पास स्केल है, मिड पॉइंट पे टॉप पे आपके पास है जो पेज का साइज़ है 17x11 इंचज़। मेजरमेंट टाइप इंपीरियल यूनिट्स यूज़ हुए हैं। इंपीरियल मींस के FPS फुट पाउंड सेकेंड। ठीक है, तो आई थिंक दैट वाज ऑल अबाउट द इंटरफेस ऑफ प्लेन स्विफ्ट। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम कोई प्रोजेक्ट प्लेन स्विफ्ट के अंदर इंपोर्ट कर सकते हैं। उसकी कंप्लीट डिटेल्स को हम देखेंगे कि कैसे हम उसकी सेटिंग्स परफॉर्म कर सकते हैं और कैसे हम उसको अपने प्लेन स्विफ्ट के अंदर लेके आ सकते हैं, जिस पे हम फर्दर फिर काम करेंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं मेरा प्लेन स्विफ्ट ओपन है, तो आप न्यू फाइल लाने के लिए आपके पास आप 3 जगह से उसे एक्सेस कर सकते हैं। एक होम के टैब पे, ये यहाँ पे आपके पास जो न्यू का आइकन है या जो टैब है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपके पास न्यू जॉब की विंडो ओपन हो चुकी है। अगर यहाँ से नहीं करना तो फिर उसके साथ जो न्यू वर्जन यूज़ कर रहे हैं 10.3 प्लेन स्विफ्ट प्रो, उसमें ये प्लेन स्विफ्ट का भी एक मेन मेन्यू में आपको आइकन देखने को मिलेगा। उस पर क्लिक करें तो यहाँ पे आपको फिर से न्यू जॉब देखने को मिल सकता है। अगर यहाँ से भी आपको नहीं करना या ये भी नहीं पसंद आपको तो फिर एप्लीकेशन बटन पे क्लिक करें और वहाँ से आप इसको न्यू पे क्लिक कर लें। तो ये 3 तरीके मैंने क्लिक कर लिया। ये मेरे पास न्यू जॉब की जो विंडो है वो ओपन हो चुकी है। सबसे पहले वो क्या कह रहा है, job/कोट नंबर मीन्स यहाँ पे आप अपने प्रोजेक्ट का जो नाम है या नंबरिंग है वो आप पुट कर सकते हैं। काफ़ी लोग नंबरिंग के हिसाब से प्रोजेक्ट्स को एडजस्ट करते हैं कि 01, 02, 3, 4, 5 इस तरीके से, या प्रोजेक्ट का कोई नाम देना चाहते हैं। यहाँ इस केस में मैं YouTube
यूट्यूब क्लास प्रैक्टिस का मैं इसको नाम दे देता हूँ। ठीक है, आपने कोई डिस्क्रिप्शन देनी है के प्रोजेक्ट के हवाले से, तो आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, द प्रोजेक्ट इज imported to the PlanSwift for practice purposes। ठीक है, यहाँ पे तीसरा ऑप्शन आपके पास नोट्स का है। आपने कोई नोट्स वगैरह डालने, नोट्स आपको अगर मैं एग्जांपल दूं तो नोट्स ऐसे भी हो सकते हैं जैसे कि सिविल इंजीनियरिंग या कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट में आपने देखा हो तो मल्टीपल डिसिप्लिन होते हैं। आर्किटेक्चर वर्क होता है, सिविल वर्क होता है, MEP वर्क होता है। तो आपने अगर ये प्रोजेक्ट आप इंपोर्ट कर रहे हैं और आप, ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, आपने यहाँ पे डाल देना है कि हमने इसकी सिविल एंड आर्किटेक्चरल कैलकुलेशन या एस्टिमेशन करनी है। ठीक है, MEP हमारा हिस्सा नहीं है। तो इस टाइप की कोई भी आप नोट्स वगैरह अपनी याददाश्त के लिए डाल सकते हैं, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है कि आप मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे होते हैं, तो आपने अपने जो प्रोजेक्ट होते हैं उनके साथ नोट्स अटैच किए होते हैं ताकि आपको पता हो कि आपने किस प्रोजेक्ट में क्या करना है। तो ये मैं एग्जांपल थी, आप अपने हवाले से कोई और किस्म के या कुछ और नोट्स डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं, इट्स अप टू यू। अब नीचे आप देखें तो न्यू जॉब लोकेशन आ रही है। न्यू जॉब लोकेशन में आपके पास लोकल ही आएगा, क्योंकि हम किसी नेटवर्क के साथ, ये मेरा जो लैपटॉप है इस वक्त ये किसी नेटवर्क के साथ अटैच नहीं है, सिर्फ मेरे कंप्यूटर के साथ है, तो इसलिए लोकल ही सेलेक्ट होगा। नीचे ये रेड में लिखा भी है कि यू हैव सेलेक्टेड लोकल फॉर द लोकेशन ऑफ दिस जॉब। This set of plans will only be available from the computer and not from the network। मीन्स कि इस कंप्यूटर के अंदर जो मेरी फाइल्स हैं ये उनके साथ ही अटैच होगा। ठीक है, या वहीं से जो है फाइल्स वगैरह पे वर्किंग परफॉर्म करेगा, किसी नेटवर्क के साथ ये अटैच नहीं है। मेजरमेंट टाइप, आपके पास दो किस्म के जो है यहाँ पे मेजरमेंट टाइप्स या सिस्टम ऑफ यूनिट्स अवेलेबल हैं, इंग्लिश है और मैट्रिक है। मैट्रिक मीन्स मीटर वगैरह में अगर आपने कैलकुलेशन करनी है, या अगर आपने दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करना है इंग्लिश वाला तो आप यहाँ से कर सकते हैं। अ न्यू फोल्डर विल बी क्रिएटेड विच विल स्टोर द जॉब इंफॉर्मेशन एंड प्लान इमेज फाइल्स। ये उसकी लोकेशन दी हुई है आपको, पाथ जिसे कहते हैं। ठीक है, अगर आपने इसको एक्सेस करना है तो सी फोल्डर, प्रोग्राम फाइल्स, x86 प्लान स्विफ्ट 10 डेटा स्टोरेज, ये उसकी एड्रेस गिवन है आपके पास। हमें इससे कोई लेना देना नहीं, हम नेक्स्ट करते हैं। अच्छा, अब ये आपने क्या करना है, सिंपली पाथ बतानी है आपकी फ़ाइल कहाँ पे है। मैंने यहाँ पे आपके लिए डेस्कटॉप पर ही रखी हुई है, ये डेस्कटॉप पे मैंने क्लिक किया। एक मिनट, मैं ऐसे करता हूँ कि जो मेरी फ़ाइल है डेस्कटॉप पे, मैं उसको किसी फ़ोल्डर में डाल देता हूँ। तो ये प्लान स्विफ्ट के ट्यूटोरियल हैं, तो मैंने इस फोल्डर में डाल दिया है। लेट्स गो, क्योंकि ये फ़ोल्डर को सिलेक्ट करता है। तो मैं क्या करता हूँ, फोल्डर ट्यूटोरियल, ओके किया। ये देखें, अब मेरे पास, मैंने जैसे ही उस फोल्डर को सिलेक्ट किया तो जो मैंने फ़ाइल उस फोल्डर के अंदर आपके सामने शिफ्ट की है तो वो यहाँ पे हमारे पास आ चुकी है, यूट्यूब क्लास प्रैक्टिस। ये मैंने एक फ़ाइल को नाम दिया है यूट्यूब क्लास प्रैक्टिस। अब यहाँ से आप उसकी देख सकते हैं दोबारा। ये हम डेस्कटॉप में गए, डेस्कटॉप में हमारे पास फोल्डर था प्लान स्विफ्ट ट्यूटोरियल्स, उसको मैंने सेलेक्ट किया। ठीक है, एंड आपने क्या करना है, इस पे चेक मार्क कर देना है। अगर आपके पास एक से ज़ायद फाइल्स हैं तो आप उनको भी ऐसे चेक मार्क कर सकते हैं, लेकिन मैं इनको नहीं करूँगा क्योंकि इनके अंदर किसी किस्म की कोई रेलेवेंट फ़ाइल नहीं है। तो मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है अपनी जो है फाइल, उस पर मैंने चेक मार्क किया, नेक्स्ट किया। अब हमारे पास है कन्वर्ट सेटिंग, इम्पोर्टेंट चीज़ है। यहाँ जो है ना, आपने ज़रा ध्यान से देखना है।
अब ये कह रहे हैं कन्वर्ट PDF फाइल टू TIF टैग इमेज फाइल, लेकिन आपने इस पे चेक मार्क नहीं करना। मैं ये तो कह रहे रिकमेंडेड है, बट आई विल नॉट रिकमेंड, बिकॉज जब आप इसको जूम करेंगे फिर तो इसके जो पिक्सल्स हैं वो आपको डिस्टॉर्टेड नज़र आएंगे, या जिसको सादा ज़ुबान में कहते हैं पिक्सल फट जाते हैं, तो उस शेप में आपको देखने को मिलेंगे, जो कि अच्छी चीज़ नहीं है। आपको वर्किंग करते हुए फिर दिक्कत पेश आएगी या मुश्किल पेश आएगी। तो मैं इसको कर देता हूँ अनचेक। ये कह रहा है वी रिकमेंड, लेकिन इसको ओके करके दोबारा आप कर दीजिएगा। सिमिलरली ये लार्ज TIF फाइल डाउनलोड लार्ज TIF, इसको भी मैं अनचेक कर देता हूँ। ठीक है, अब जो हमारी DPI थी ये इनएक्टिव हो गई है, लेकिन अगर आपने लेट सपोज TIF टैग इमेज फाइल करनी है, PDF टू टैग इमेज फाइल, तो आपके पास TIF आएगी। TIF 300 थी। अब TIF को जितना आप इंक्रीज़ करेंगे आप कर सकते हैं, आपकी क्वालिटी बेहतर होगी, लेकिन इससे ये होगा कि आपको फिर स्ट्रॉन्ग कंप्यूटर चाहिए होगा। मैं रिकमेंड करूँगा अगर कि कोई ऐसा यूज़र जो अभी बिगनर स्टेज पे है और उसके पास लैपटॉप ज़्यादा हैवी नहीं है या ज़्यादा एक्सपेंसिव वाला नहीं है, तो वो 200 से 300 के दरमियान में ही DPI को रखे। DPI मीन्स डॉट्स पर इंच। अब मैंने नेक्स्ट किया, रेडी टू क्रिएट जॉब, प्लेनस्विफ्ट इज़ नाउ रेडी टू क्रिएट योर जॉब, क्लिक फिनिश टू कंटिन्यू। फिनिश कर देते हैं। ये जी इसने कर दिया। सारी जो भी थी हमारे पास, ये उस फाइल के अंदर जो भी हमारे पास डाटा था वो हमारे पास आ चुका है। क्योंकि मैंने फ़ाइल को नाम दिया था YouTube क्लास प्रैक्टिस, तो इस वजह से ये जो उसके अंदर जितने भी पेजेस थे उस सब को इसने YouTube क्लास प्रैक्टिस ही नाम दे दिया। अब ये देखिए, ये हमारे पास ग्राउंड फ्लोर का प्लान है, फर्स्ट फ्लोर का प्लान है, टॉप फ्लोर प्लान। ये सारी जो भी फाइल थी उसके अंदर उसकी 3D जितनी भी फाइल्स की डिटेल है, अराउंड 40 हमारे पास हैं इसके अंदर पेजेस। ये देख रहे हैं आपके पास तमाम इलेक्ट्रिकल, इवन HVAC, सीवरेज की डिटेल सारा आपके पास इसके अंदर अवेलेबल है। पेजेस, इसको मैं कह देता हूँ जी ग्राउंड फ्लोर आर्किटेक्चरल प्लान। सेव कर दिए। ठीक है, ग्राउंड, ये आपके पास ग्राउंड फ्लोर आर्किटेक्चरल प्लान आ गया। अब हम इसको कर देते हैं ओके, क्रॉस। ये आपके पास फर्स्ट फ्लोर आर्किटेक्चरल प्लान, ग्राउंड फ्लोर आर्किटेक्चरल प्लान। इसको मैंने रीनेम इसलिए किया क्योंकि हमारे पास अराउंड 40 पेजेस हैं, तो अगर हम बार बार सेम नेम होंगे तो हमें कन्फ्यूजन होगी। तो हमारे जो रेलेवेंट हैं उनको हमने अपने हिसाब से रीनेम कर दिया। जैसे हम फर्दर इस पे काम शुरू करेंगे या अपने सॉफ्टवेयर को दोबारा ओपन करेंगे तो हम डायरेक्टली इन्हीं पेज पे क्लिक करेंगे, हमें बार बार एक एक को क्लिक करके करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहला काम तो है जॉब क्रिएट करना या न्यू फाइल इंपोर्ट करना। उसके बाद वाला जो काम है वो है सबसे पहला काम। जब आप फाइल इंपोर्ट कर लेंगे तो सबसे जो इम्पोर्टेंट और पहला काम है वो है आपने स्केल सेट करना है। ठीक है, प्राइमावेरा के अंदर आपने स्केल सेट करना है, क्योंकि स्केल एक ऐसी चीज़ है अगर ये आपका सेट नहीं होगा तो आप जितना मर्ज़ी टाइम एफर्ट लगा लें,
वो आपका फ्रूटफुल नहीं होने वाला। ठीक है, वो सारा एस्टीमेट आपका गलत आएगा। तो स्केल हम कैसे सेट कर सकते हैं, ये मैंने पिछली वीडियो में ये 2 फाइल्स को नेम दिया था जिनको हमने आगे लेके चलना है। तो अब अगर आप देखें तो स्केल्स हमने 2 तरह से सेट करना है, वर्टिकली भी सेट करना है एंड हॉरिजॉन्टली भी हमने उसको सेट करना है। तो अब अगर आप ये होम के टैब में ये मेजर के रिबन में देखें तो आपके पास है यहाँ पे डायमेंशन एंड स्केल। डायमेंशन तो सिंपल मेजरमेंट, जब आपने कोई लेंथ या किसी भी बाजू को मेजर करना होता है तो आप उस पर क्लिक करते हैं, लेकिन वो हमें एक मैसेज जनरेट कर रहा है जिसमें वो कह रहा है कि दिस टूल रिक्वायर यू टू स्केल द पेज फर्स्ट, वुड यू लाइक टू सेट द स्केल नाउ, यस वी वांट टू सेट द स्केल नाउ। या तो इस तरीके से, नहीं तो आप स्केल पे क्लिक करें, आपके पास ये पॉपअप विंडो ओपन हो जाएगी। आपके पास अगर आप ये एरो पे क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ प्री डिफाइंड पहले से स्केल्स मौजूद होते हैं। तो आपको अगर स्केल मालूम है अपनी ड्राइंग का एग्जैक्ट, तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं द मोस्ट ईजीएस्ट वे। नहीं तो सबसे जो बेहतर वे है कि आप अपना स्केल इस तरीके से बनाएं। लेकिन स्केल बनाने से पहले मैं आपको कुछ टिप देना चाहूँगा कि आपको कब लगेगा कि आपका जो पेज है या आपकी जो ड्राइंग है उसका स्केल सेट हो चुका है। अगर आप देखें, मैंने ये सिलेक्ट किया हुआ ग्राउंड फ्लोर को, इसके राइट कॉर्नर पे कोई भी आइकन नहीं बना, बल्कि आप अगर दूसरी फाइल्स को भी देखें तो उनके राइट कॉर्नर पे भी कोई आइकन आपको नज़र नहीं आ रहा। लेकिन जब हम इस पे स्केल बनाएंगे तो आपको यहाँ पे एक आइकन विजिबल होगा जो कि इंडिकेट करेगा कि आपने स्केल बना लिया। तो आपने क्लिक करना है स्केल पे, ये आपके पास पॉपअप विंडो हुई। इसमें आपके पास 4 ऑप्शन, स्टैंडर्ड, FIS, मैट्रिक, ऑटो। स्टैंडर्ड, अब अगर आप देखें तो हमारी जो ड्राइंग की डायमेंशन है वो फीट के अंदर है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड में हमें फीट, इंच एंड फ्रैक्शन नज़र आ रहा है। FIS इसको आप ना छेड़िएगा। आगे मैट्रिक में मीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, और अगर आपकी ड्राइंग इसमें है, इन यूनिट्स में है, तो आपने इसको अपने हिसाब से यूज़ करना है। ऑटो में ये आपको एक बड़ी सारी वार्निंग दे रहा है कि वार्निंग, ऑटोमेटिक सेटिंग ऑफ स्केल इज़ ओनली एज एक्यूरेट एज द स्कैन इन ड्राइंग्स। ठीक है, मेक श्योर यू डबल चेक several dimension on the page to make sure the scale was set accurately। इस लंबी चौड़ी इंग्लिश का मतलब यही है कि उसने सारी जिम्मेदारी आप पे डाल दिया, बाल को आपकी कोर्ट में फेंक दी है कि एक तो ये स्कैन्ड कॉपीज़ के लिए, मींस कोई आपके पास हार्ड फॉर्म में आपने उसको स्कैन किया, ठीक है, और स्कैन करने के बाद वो एक इमेज बन जाती है। तो अगर आपके पास उस टाइप की फॉर्मेट है फाइल की तो आप उस पे ये यूज़ करें। लेकिन नीचे उसने जो है सेकंड थर्ड लाइन से शुरू किया हुआ है कि डबल चेक सेवरल टाइम्स और सेवरल डायमेंशंस। तो इसका मतलब है कि वो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा, आपने ख़ुद चेक करना है सेवरल टाइम के, मेक श्योर करना है कि स्केल आपका अकॉर्डिंगली सेट हो चुका है। तो इसका मतलब है कि प्लेन स्विफ्ट ख़ुद भी इसकी ज़िम्मेदारी नहीं ले रहा, तो हम इसको नहीं छेड़ेंगे। हमारी जो फाइल है वो है PDF फॉर्मेट में, तो हम स्टैंडर्ड पे आते हैं क्योंकि एक जो हमारे पास यूनिट नज़र आ रहे हैं वो फीट में, और स्टैंडर्ड में हमें फीट के यूनिट्स नज़र आ रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, एक मिनट मैं इसे क्रॉस करता हूँ। सबसे पहले स्केल आपने सेट कैसे करना है, स्केल आपने ऐसी डायमेंशन का सेट करना है जिसका आपको लेंथ पता हो। जैसे कि हॉरिजेंटली अगर मैं देखूं, जो कि मोस्ट विजिबल डायमेंशन मुझे नज़र आ रही है इस टाइम इस पूरी ड्राइंग के अंदर, वो है जी ये 50 फीट। ठीक है, जो कि
यहाँ से इस पॉइंट से शुरू होके इस पॉइंट तक है एंड द टोटल लेंथ इज़ 50 फीट। तो हॉरिजॉन्टली हम इसको रख लेंगे एंड वर्टिकली हमारे पास जो ड्राइंग के अंदर विजिबल डायमेंशन है, नाउन डायमेंशन भी आप इसे कह सकते हैं, वो है जी 90। यहाँ इस पॉइंट से शुरू हो रही है एंड इस पॉइंट तक चलती है और टोटल लेंथ है जी इसकी 90 फीट। तो वर्टिकली हम इसको ले लेते हैं, हॉरिजॉन्टली हम इसको ले लेते हैं। इसको आप अपने अकॉर्डिंगली जूम कर लीजिएगा। अच्छा, स्केल पे दोबारा आए, स्टैंडर्ड पे क्लिक किया, कितनी है ये डायमेंशन 50, हम इसको कह देते हैं जी 50। ओके, अब आपने क्या करना है, आपने सिंपल आना है डायमेंशन के स्टार्ट पॉइंट पे, जूम कर लेना है आपने। ये आपने बहुत ध्यान से मार्क करनी है क्योंकि अगर इसमें गड़बड़ हुई तो आपकी सारी जो मार्किंग है वो इसको ही स्टैंडर्ड मानते हुए वो आगे जो प्लेन स्विफ्ट का सॉफ्टवेयर है वो काम करता है। अगर आपने ये गलत मार्क कर दी तो आपका जो है पेज या आपने जो प्रोजेक्ट स्केल की है वो उसको जो है गलत स्केल करेगा और एट द एंड रिज़ल्ट विल बी यू नो रॉन्ग मेजरमेंट्स। तो आपने इसको बड़े ध्यान से करना है। आपने जूम करना था, यहाँ तक जूम हुआ। अब फर्दर जूम के लिए आपने कीबोर्ड पे M को प्रेस करना है और इस लाइन के बिल्कुल मिड से, ये इस लाइन की बिल्कुल मिड से आपने क्लिक किया एंड दूसरी साइड पे आप, ये मैं जो पेज को पेन कर रहा हूँ, ये मैं क्या कर रहा हूँ कि जो माउस का मेरा रोलर है, रोलर बटन, उसको मैं प्रेस कर रहा हूँ, रोटेट नहीं कर रहा, प्रेस कर रहा हूँ। ठीक है, आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये माउस चलाना अच्छे से आ जाएगा। तो ये आपने यहाँ पे बिल्कुल दरमियान में ला के छोड़ देना है। ठीक है, ये अब इसने इसको 50 फीट मान लिया। ठीक हो गया। अब अगर आपने इसका साइज़ चेंज करना है टेक्स्ट का, तो मैं एक मिनट अपने वीडियो को साइड पे करके, ये यहाँ पे आपके पास टेक्स्ट हाइट का ऑप्शन आ रहा है, आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। या अगर कलर वगैरह आपने टेक्स्ट का चेंज करना है या लाइन का कलर चेंज करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं अपने हिसाब से एडजस्ट। अब हमने दोबारा स्केल पे जाना है। यहाँ पे मैं आपको स्केल की कुछ मज़ीद ऑप्शन भी, ये जो नीचे दो आपके पास ऑप्शंस आ रही हैं, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। इसमें वो कहना ये चाह रहा है कि अगर आपने अप्लाई सेट स्केल टू ऑल पेजेस, मींस आपके पास इस प्रोजेक्ट में या इस जॉब में जितनी भी पेजेस हैं उन पे आपने अगर स्केल अप्लाई करना है तो आप इसको चेक मार्क कर लीजिएगा। रिकमेंडेड नहीं है कि आप ऐसी हरकत करें क्योंकि हमें नहीं पता, हो सकता है कि हर पेज अपने सेपरेट स्केल पे बनी हो और 90% ऐसा ही होता है कि हर पेज का अपना अलग स्केल होता है। तो इसको क्लिक नहीं कीजिएगा अगर आपको नहीं पता कि सबका स्केल सेम है, तो दिस इज़ रिस्की। अच्छा, और नीचे है ऑटोमेटिकली क्रिएट डायमेंशन लाइन। ओके, ये क्लिक रहने दीजिएगा। अच्छा, वर्टिकली हमारे पास है 90, मैंने 90 लिया, सेम जितना जूम हो सकता है उतना जूम कर लिया। फर्दर जूम के लिए मैंने M प्रेस किया, M को आपने प्रेस करना है। M प्रेस करने के बाद अगर आप फर्दर माउस के रोलर को रोटेट करेंगे तो ये उसको मज़ीद भी जूम कर देगा। तो आपने इसके बिल्कुल मिड पॉइंट से लेना है एंड जहाँ तक ये नाउन डायमेंशन लाइन जा रही है वहाँ तक आपने जाके दोबारा से M प्रेस करना है एंड दैट्स इट। इसने इसको 90 फीट मान लिया। अब ये जो वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली हमने स्केल किए, इसने इसको अपना रेफरेंस मान लिया। इसके हिसाब से इसने आपके पूरे पेज को स्केल कर दिया। और अब जो मैं बात कर रहा था वो ये थी। अब अगर आप देखें ग्राउंड फ्लोर के राइट साइड पे आपके पास दो आइकन नज़र आ रहे हैं। ठीक है, ये आपके पास आ रहा है मैयर का, मीन्स इसके बाद आप
किसी भी जो डायमेंशन है उसको मेजर कर सकते हैं। स्टार्ट में हमने जब इस पर क्लिक किया था तो इसने एक एरर मैसेज दिया था कि सबसे पहले तो आप इसको स्केल करें। तो स्केल हो गया, अब वो कह रहा है आप मेजर कर सकते हैं। और ये जो है ये हमारे पास 2 आइकन्स आ गए हैं कि इससे हमें इंडिकेट ये होता है कि हमने अपना जो पेज है उसको हमने सक्सेसफुली स्केल कर दिया है। अब आपने मार्किंग ठीक की है या गलत वो ये नहीं बता सकता आपको, वो आपने ख़ुद देखनी है। वो आप जो है ना, जो टिप्स मैंने आपको इस वीडियो में बताई हैं उसके हिसाब से आपने एज एक्यूरेट एज आपने मार्क करना है, ठीक है। अब अगर किसी वजह से आपसे स्केलिंग गलत हो जाए तो उसको क्लियर कैसे करना है। बात है ना करने वाली कि अगर गलती इंसान से हो जाती है, कंट्रोल Z तो ऑप्शन है। लेट सपोज आपने स्केलिंग की गलत होगी, आप चाहते हैं कि मैं दोबारा स्केलिंग करना चाहता हूँ, तो आपने क्या करना है, उसी पेज पे जिसकी आप स्केलिंग को क्लियर करना चाहते हैं उस पर क्लिक किया एंड यहाँ पे आपके पास एक बटन है क्लियर स्केल। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे ये आपकी जो है ना स्केलिंग को क्लियर कर देगा। लेकिन जब आप स्केलिंग कर लें तो उसके बाद हमने वेरीफाई भी तो करना है, क्योंकि हमने इतनी मेहनत की है तो हमें पता भी तो चलना चाहिए कि वाकई इसने हमारे पेज को स्केल भी की है या वैसे ही बस इसने आइकन्स शो कर दिए और मार्किंग्स कर दिए एंड कोई हो सकता है कि वो स्केल ही ना हुआ हो। तो हमने इसको वेरीफाई करना है। और कैसे करना है, हम कोई भी डायमेंशन, नाउन डायमेंशन, जैसे कि यहाँ पे अगर मैं देखूँ ये है जी हमारे पास ये बेडरूम है 14 फीट क्रॉस 17.5 फीट, ठीक है। 17 फीट एंड 6 इंचेस जो कि 17.5 फीट बनते हैं। तो हम क्या करते हैं, 14 फीट मीन्स कि ये जो अंदर का हिस्सा है इसका ये 14 फीट होना चाहिए। तो हम मेजर पे क्लिक करते हैं, इसको जूम करते हैं M, यहाँ से ये यहाँ ये देखें तो यहाँ से हमें नज़र आ रहा है कि ये बिल्कुल एक्यूरेटली 14 फीट है। तो ये तो हमने हॉरिजेंटली चेक किया। अब वर्टिकली चेक कर लेते हैं। वर्टिकली हम ये प्रेयर एरिया है ये 5 फीट 9 इंचेस या 5.75 फीट बनता है। 9 इंचेस 0.75 फीट बनता है। तो ये तो इसकी विड्थ है। इसकी जो लेंथ है, ठीक है, वर्टिकली या डायमेंशन कह लें इसको, ये 9 फीट है। तो हम दोबारा डायमेंशन को एक्टिव करते हैं और यहाँ से हम M को क्लिक करें, ये 9 फीट आपके पास आ गया। ये जो फ्रैक्शन में नज़र आ रहा है 1.1 डिवाइडेड बाय 8 इंचेस, ये मामूली सा बिल्कुल माइनर सा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि PDF में हमारे पास स्नैपिंग की ऑप्शन तो होती नहीं जो कि ऑटोकैड वाली फ़ाइल में हमें मिलती है। तो इसलिए ये मामूली सा है, ये इतना फ़र्क नहीं है। जो बड़ी यूनिट है 9 फीट वो हमारा बिल्कुल एक्यूरेट आ रहा है। तो आज हम करने जा रहे हैं कि एरियाज़ हम अपने प्लान के अंदर कैसे मार्क कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे इस वक्त आपके पास सिर्फ 2 पेजेस हैं, ग्राउंड फ्लोर एंड फर्स्ट फ्लोर। जो बाकी थे वो सबको मैंने सिलेक्ट किया एंड डिलीट कर दिया। बाकी कोई काम मैंने इसके अंदर नहीं किया, ये सेम वही है जो पिछली क्लास के अंदर था। तो आपको मैंने बताया भी था कि ये जो 2 आइकन्स हैं ये जब आपको विजिबल हो जाएं इट मीन्स आपका जो पेज है वो स्केल हो चुका है, इसकी स्केलिंग हो चुकी है। तो यहाँ एरिया मार्क करने से पहले आपने टेक ऑफ समरी पे आना है एंड यहाँ पे आपने एक फ़ोल्डर ले लेना है। लेट सपोज़ मैंने जो है फ्लोरिंग मेजर करनी है, फ्लोर पे आप कोई टाइल या मार्बल यूज़ करना चाहते हैं तो आपने जो है वो मेजर करना है। तो उसके लिए अगर आप रिकमेंडेड है कि आप फोल्डर के अंदर काम करें। उसकी रीज़न ये है कि जो भी फ्लोरिंग का काम होगा फ्लोरिंग के रिलेटेड वो आपके पास इस फोल्डर के अंदर होगा,
ठीक है, तो यहाँ पे मैं कह देता हूँ इसको फ्लोरिंग, ये मैंने इसको नाम दे दिया फ्लोरिंग का। अच्छा, फ्लोरिंग के बाद मैं एरिया पे गया। एरिया पे ये मेरे पास काफ़ी सारे एरियाज़ हैं। सिंगल क्लिक एरिया, प्राइस पर स्क्वायर मीटर, वॉल्यूम इन क्यूबिक मीटर, रूफ टॉप, ग्रिड टूल, जॉइस्ट। तो यहाँ अपने सिंपल, मैं शुरू करूँगा सिंपल एरिया से। तो आपने एरिया के जो आइकन है उस पर क्लिक किया। इसको मैं कह देता हूँ जी बाथरूम, बाथरूम फ्लोर, फ्लोरिंग कह देता हूँ। अब मैंने इसको बाथरूम फ्लोरिंग क्यों कहा? अगर आपके बाथरूम में और रूम में और हॉल में सब में सेम टाइप की फ्लोरिंग यूज़ हो रही है, तो आप सिंपल इसको कह दें कि हाउस इनसाइड फ्लोर या इंटरनल फ्लोरिंग, एक्सटर्नल फ्लोरिंग, नाम वगैरह आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे ये अज्यूम कर रहा हूँ कि बाथरूम में हमारी डिफरेंट टाइप की टाइल यूज़ हो रही है एंड जो हमारा बेडरूम है, हमारा हॉल है, उसके अंदर डिफरेंट टाइप की यूज़ हो रही है। तो इसलिए मैं इनको अलग अलग कर रहा हूँ। ऑटोकैड में भी हम ये काम एरियाज़ वगैरह कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे फ़र्क क्या आता है कि आपने जिस एरिया को सिलेक्ट किया आपने साथ साथ नोट करते हुए जाना है। लेकिन यहाँ पे जो काम आप करते हैं वो प्लेन स्विफ्ट आपके लिए करता है। मींस कि अगर तमाम बाथरूम है उनका फ्लोर सेम है, तो मैं एक को मेजर करूँगा, फिर दूसरे को करूँगा, तीसरे को करूँगा, चौथे को करूँगा, वो ख़ुद उसको ऐड ऑन करता जाता है। तो एट द एंड हमारे पास टोटल बाथरूम के अंदर जितनी टाइल यूज़ हो रही है उसका एरिया आ जाएगा। सिमिलरली अगर बेडरूम्स हैं जिनके अंदर सेम सेम टाइल यूज़ हो रहे हैं, आप उनकी एक कैटेगरी बनाएं। जैसे कि ये मेरे पास प्रॉपर्टीज़ का टैब ऑन है, एरिया का मैंने नेम दे दिया है, कलर मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ यहाँ से, ठीक है। तो जैसे ही आप करेंगे आपके पास वो ऐड ऑन करता जाएगा। अभी मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊँगा। तो यहाँ पे हमारे पास सॉलिड है, हैच पैटर्न है। हैच पैटर्न में हमारे पास अगर आप देखें तो जैसे ऑटोकैड के अंदर हमारे पास जब आप एरिया को सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल एच करके हैच सिलेक्ट करते हैं, तो वो आपके उसी एरिया को एक लाइंस वगैरह होती हैं जिस तरह वो आपको हैच करके दे देता है। कंक्रीट के लिए, ब्रिक वर्क के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ हैचेस अवेलेबल होती हैं। तो ये हैच कलर है, आप सिलेक्ट कर सकते हैं। हैच स्केल है, ऑटोकैड में हम कंट्रोल 1 करते हैं और हैच का स्केल छोटा या बड़ा कर सकते हैं। यहाँ पे ये आपके पास कुछ डिफ़ॉल्ट हैचेस हैं जो आप कारपेट के लिए, स्क्वायर के लिए ये आप यूज़ कर सकते हैं। जो तीसरा टाइप है हमारे पास वो फिल टाइप है जी टेक्सचर का। तो टेक्सचर में आप अगर आप देखें तो ये मैंने ब्रिक सेलेक्ट किया। ये ब्रिक का टेक्सचर अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, मींस जो एरिया आप मार्क करेंगे उसके ऊपर ये वाला टेक्सचर अप्लाई हो जाएगा। आई विल गो विद द सॉलिड, ठीक है। कलर मैं स्काई ब्लू ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं फोल्डर सेलेक्ट कर देता हूँ जी फ्लोरिंग। ओके किया मैंने। जैसे ही मैंने ओके किया तो यहाँ पे फोल्डर के साथ प्लस का आइकन विजिबल हुआ और हमारे जो एरिया था बाथरूम एरिया फ्लोरिंग, ठीक है, या बाथरूम फ्लोरिंग भी आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। डबल क्लिक किया और मैंने इसको ऐसे कर दिया, ओके कर दिया। देखें रीनेम हो गया। अब मार्किंग करने के दो तरीके होते हैं। बॉक्स यूज़ होता है हमारे पास स्क्वायर एंड रेक्टेंगल एरियाज़ के लिए, और जो पॉइंट टू पॉइंट अगर आपके पास कोई इर्रेगुलर टाइप की शेप है तो आप उसके अंदर यूज़ करते हैं पॉइंट टू पॉइंट। एक अगर आर्क शेप आ जाए तो वो कैसे करते हैं वो भी मैं आपको करना बताऊंगा। सबसे पहले हम ये पॉइंट टू पॉइंट को हम कहाँ से एक्सेस कर सकते हैं? पहले तो आपने यहाँ से ऑन करना है डिजिटाइज़र। ये जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपका रेड हो जाएगा। इट मीन्स के नाउ यू आर रेडी टू मार्क योर एरिया ऑन द प्लान, ठीक है। अगर ये आपके पास इस तरीके से अनविजिबल है, इट मीन्स यू कैन नॉट मार्क द एरिया, ठीक है। ये देखें मैं क्लिक कर रहा हूँ, वो कुछ भी मार्क नहीं कर रहा। अब जब मैंने इसको रेड किया, क्लिक किया तो रेड हो गया। ये आप देख सकते हैं डिजिटाइज़र रिकॉर्ड भी एक्टिव हो गया, यहाँ भी एक्टिव हो गया। इट मीन्स जो भी आप क्लिक करेंगे ये उसको एज अ एरिया जो है ना मार्क करना शुरू करेगा। अब मोड जो मैं आपको बता रहा था कि पॉइंट टू पॉइंट या बॉक्स, तो मैं सबसे पहले जाता हूँ पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है। और ये वॉल को निकाल लेते हैं यहाँ से।
आप एम भी इस्तेमाल कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, अब राइट क्लिक करें और इसको स्टॉप कर दें। अब इसका जो एरिया हमारे पास 98.40 आ गया। जो बाथरूम फ्लोरिंग है मीन्स ये जो बाथरूम है इसका जो एरिया है हमारे पास 98.40 है। मैंने राइट क्लिक किया, शो लेबल किया, तो ये देखें ये आपके पास आ रहा है बाथरूम फ्लोरिंग 98.40 स्क्वायर फीट। यूनिट वही होगा जो आपने इंपोर्ट करते हुए सिस्टम ऑफ यूनिट सेलेक्ट किया था, वही यूनिट आपको यहाँ पे शो होगा। लेकिन अगर आप ये लेबल शो नहीं करवाते और आप जानना चाहते हैं कि एरिया क्या है जो मार्क हुआ है, तो आपने अपने कर्सर को सिंपली ले जाके उधर रोक देना है। ये देखें आपको 98.40 अगर आप देखें तो एरिया आपको नज़र आ रहा है। ठीक हो गया। अब सेम ये एरिया तो हमारे पास आ गया। अब हमने दोबारा डिजिटाइज़र ऑन किया एंड क्विकली मैं आपको जो भी समझा रहा था कि सेम एरियाज़ को हम सेम कैटेगरी में रखते हैं, वो मैं आपको समझा सकूं, क्योंकि आई नो बातों से काम नहीं बनेगा, कुछ करके दिखाना पड़ेगा। ये देखें, अब इसके अंदर मैं लेबल शो करता हूं। ये देखें ये 126.64 है, ये 98.40 है। इन दोनों को जमा करें तो ये एरिया आएगा। देख रहे हैं आप, ये एरिया मैंने आपको बताया था कि मैंने बाथरूम के लिए एरिया बनाया है। ठीक है, अब जितने भी बाथरूम्स हैं या जिनकी फ्लोरिंग सेम है उनको मैं मार्कअप करता जाऊंगा इस कैटेगरी के अंदर। ठीक है, इस एरिया के अंदर, तो वो उसको ऐड ऑन करता जाएगा। एट द एंड वी विल गेट अ स्पेसिफिक नंबर इन आवर डिज़ायर्ड यूनिट। मेरे केस में स्क्वायर फिट के अंदर आएगा कि इतना स्क्वायर फिट हमें टाइल चाहिए, क्योंकि जब आप परचेस करने जाएंगे वो स्क्वायर फिट में बात करते हैं। वो आपको ये नहीं कहेंगे कि जो है ना आपको कितने पीस चाहिए, स्क्वायर फिट में मेजर किया जाता है। पीस के अंदर मुझे नहीं लगता कि पीस के अंदर जो है टाइल की मेजरमेंट होती है। तो अब बाथरूम फ्लोरिंग के बाद हम एक और कैटेगरी बनाते हैं एरिया के ऊपर। ठीक है, और मैं इसको कह देता हूँ जी बेडरूम फ्लोरिंग। लेट सपोज बेडरूम का जो एरिया है वो हमें अलग से चाहिए, या बेडरूम में कोई डिफरेंट टाइप की टाइल यूज़ होनी है। ठीक है, तो उसको हम सेपरेटली मेजर करेंगे। एरिया इसके लिए मैं येलो यूज़ करता हूँ। अब अगर आप देखें, इस पर दोबारा क्लिक करें तो ये आपके पास, अगर आपने कोई नाम वगैरह चेंज करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। एंड ओके, ये आपके पास आ गई एक डिफरेंट कैटेगरी। अभी 0 है क्योंकि हमने प्लान पे अपना कुछ भी मार्क नहीं किया। अगर मार्क करते हैं वो मैं येलो कलर में यहाँ पे विजिबल हो जाता। अब डिफरेंट कैटेगरी को हम डिफरेंट मोड से मार्क करेंगे। इसको हमने पहले किया पॉइंट टू पॉइंट, अब हम करेंगे जी बॉक्स से। ठीक है, मैं डिजिटाइज़र ऑन कर लेता हूँ और इसको मैं क्लिक करके बॉक्स पे कर देता हूँ। ये डिजिटाइज़र ऑन किया, क्लिक किया, जूम आउट, एंड जिस पॉइंट पे जाना है उस पर आपने जाके जूम इन कर लेना है। ठीक है, तो ये आपका जी 244.9 स्क्वायर फीट आपका आ गया बेडरूम। अब लेट सपोज ये जो है आपका टीवी लाउंज का भी सेम फ्लोरिंग है या सेम टाइल है, तो आपने ऑलरेडी हमारा डिजिटाइज़र ऑन है, हमने स्टॉप नहीं किया हुआ। तो आपने क्या करना है, आपने आना है, क्लिक इट, जूम आउट, माउस से कर रहा हूँ मैं, माउस का जो रोलर है उसको मैं रोटेट कर रहा हूँ। ठीक है, आपका हो गया जी स्टॉप। अब जब आपने इसको कर दिया स्टॉप, तो अगर आप देखें तो आपके पास 2 एरियाज़ स्क्रीन के ऊपर मार्क हो चुके हैं एंड टोटल एरिया आपका बन गया है जी 565.09। ठीक है, ये बेडरूम फ्लोरिंग का ये एरिया है, बाथरूम फ्लोरिंग का ये एरिया है। तो मैं आपको ये बात बताने की कोशिश कर रहा था। अब हम चलते हैं जी अपने नेक्स्ट, जो है अगर कोई एरिया हमारे पास आर्क में हो। अब मेरे पास पूरे प्लान के अंदर कोई इस तरह का कोई फ्लोर तो है नहीं जो आर्क में हो,
तो चलें, ये जो किचन में जो चेयर्स पड़ी हुई हैं इस पे हम प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस कैसे, लेट्स सपोज मैं इसको इसी के अंदर इंक्लूड करता हूँ। आपने जाना है पॉइंट टू पॉइंट, बॉक्स नहीं होना चाहिए, 1 क्लिक, एंड जहाँ तक स्ट्रेट है वहाँ तक आपने क्लिक कर लिया। दूसरे पॉइंट के लिए आपने ए प्रेस कर देना है, एंड जो आर्क का है मिड पॉइंट उस पर आपने क्लिक किया, कंट्रोल जेड एंड ए आपने प्रेस किया। ठीक है, जिधर जिधर आपके पास सर्कुलर शेप है आप उधर उधर क्लिक करते जाएं, एंड ये आप एम के साथ जूम भी कर सकते हैं। आप यहाँ से ऑर्थो को ऑफ कर दीजिए। ठीक है, ये ऑर्थो तंग कर रहा था तो हमने इसको ऑफ कर दिया एंड स्टॉप कर दिया। ठीक है, एक और कर लेते हैं। ऑर्थो ऑफ कर लीजिएगा। ए को आपने प्रेस कर देना है, प्रेस किए नहीं रखना। ठीक है, एक बार प्रेस करके बस आपने उसको छोड़ देना है। और अगर आपको थोड़ा सा इशू आ रहा हो तो आपने इसको कर लेना है जी, एम प्रेस करके जूम कर लेना। तो ये मैंने आपके सामने 2 आर्क एरियाज मार्क किए। ऑब्वियसली ये तो प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से था, बिकॉज मेरे पास कोई दूसरा एरिया था नहीं इस प्लान के अंदर। मैंने बड़ी कोशिश की कि मुझे कोई मिल जाए, लेकिन खैर ये आप इस पे जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो आप इस पे प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह आप मुझसे बेहतर एरियाज़ मार्क करेंगे, चाहे वो पॉइंट टू पॉइंट हो, बॉक्स हो या आर्क में हो। आर्क में मार्क करने के लिए 2 टिप्स हैं। एक, आपने ऑर्थो को ऑफ करना है, दूसरा आपने पॉइंट टू पॉइंट मोड ऑफ सिलेक्शन रखना है। फर्दर हम बात करेंगे आज लीनियर कमांड के ऊपर। लीनियर कमांड हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं वॉल्स की मेजरमेंट के लिए। वॉल्स में वॉल पे टाइल कहाँ पे लगनी है, वॉल की ब्रिक वर्क कैलकुलेशन के लिए, प्लास्टरिंग के लिए, पेंट वगैरह, ये सारा कुछ हम यूज़ करते हैं। लीनियर कमांड के थ्रू हम इसको फाइंड आउट करते हैं। तो अगर आप देखें तो मेरे पास यहाँ पे जो है लीनियर कमांड के अंदर मेट्रिक वॉल एरिया है, लीनियर क्यूबिक मीटर है, लीनियर वॉल्यूम इन क्यूबिक मीटर है। ठीक है, तो मेरे पास ये कुछ ऑप्शंस अवेलेबल हैं, लेकिन उससे पहले मैंने एक फ़ोल्डर बनाना है वॉल्स के लिए। जैसे मैंने फ्लोरिंग के लिए बनाया था, इस तरह मैं बनाऊंगा वॉल्स के लिए। तो मैं क्या करूँगा, आपने ये काम करना है, आपने इसके अंदर किसी फोल्डर पे क्लिक करके न्यू फोल्डर डिफ़ाइन नहीं करना, नहीं तो आपके साथ कुछ ऐसा होगा। ये मैंने किया। अब आप देखिए वो जो वॉल्स का फोल्डर है वो इसके अंदर इंडेंट हो गया। अब इसको आप बाहर निकाल नहीं सकते। ये देख रहे हैं आप, ये ऊपर नीचे तो आप इसको कर सकते हैं, लेकिन इसको आप बाहर नहीं निकाल सकते। तो उसके लिए सबसे बेहतर तरीका ये है कि आप इसको कर दें डिलीट। डिलीट करने के बाद आपने क्या करना है, आपने स्क्रीन पे किसी फोल्डर को सिलेक्ट किए बगैर न्यू फोल्डर डिफ़ाइन करना है वॉल्स। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने लीनियर लेना है। लेट्स सपोज हम पहले लेते हैं मेट्रिक वॉल्स एरिया। ठीक है, जैसे कि हमने लेट्स सपोज मेट्रिक वॉल एरिया का मतलब है कि लेंथ ऑफ वॉल एंड हाइट ऑफ वॉल। तो हम लेट्स सपोज हम कह लें कि हमने वॉल टाइल लगानी है, उसके लिए हमने टेक ऑफ कैलकुलेट करना है। तो हम कह देते हैं जी वॉल टाइल, वॉल टाइल। अब ये कह रहा है कि वॉल हाइट इन मीटर्स। तो आपने क्या करना है, हम चल रहे हैं फिट में, तो आपने एडवांस पे क्लिक करना है। जैसे कि लेट्स सपोज ओके, इसको मैं करता हूँ, यहाँ से मैं आता हूँ, दोबारा ले लेता हूँ
आपने क्या करना है, ये क्या है जी हमारा वॉल टाइल्स। यहाँ से मैं पहले फ़ोल्डर सेलेक्ट कर लेता हूँ वॉल्स का। अच्छा, अब ये जब मैंने इस पर क्लिक किया कह रहे वॉल हाइट इन मीटर्स। तो एक तो चीज़ है कि अगर आप FPS में काम कर रहे हैं तो आप अपनी जो हाइट है उसको कन्वर्ट करके मीटर्स में पुट कर दें, और सिमिलरली विड्थ में। अब आप अगर नहीं करना चाहते तो आप एडवांस में जाएं। एडवांस में जाने के बाद आपने क्या करना है जी, ये देखें एस्टीमेटिंग। तो एस्टीमेटिंग में अगर आप यहाँ गौर करें इस रो पे, तो ये कह रहा है इनपुट यूनिट इन फिट, आउटपुट यूनिट इन फिट। तो आप यहाँ पे जो है ना पुट कर दें वॉल हाइट 12। ये देखें यहाँ पे भी 12 आ गया। अब साइड्स ऑफ वॉल, आप वॉल की एक फेस को ले रहे हैं या दो फेसेस को लेना है, तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं फेसेस ऑफ वॉल। ये देख रहे हैं 1 और 2 मेरे पास आ रहा है। अब विड्थ ऑफ वॉल, अब हमारे पास में इनपुट यूनिट में, आउटपुट यूनिट फिट में। तो हम क्या करते हैं, हम इसको भी रख लेते हैं जी फिट में ही। फिट में रख लिया। हम यहाँ पे पुट कर देते हैं जो विड्थ ऑफ वॉल है 0.75, ठीक है। या आप अगर पुट करना चाहते हैं लेट सपोज के अंदर, तो के अंदर भी आप पुट कर सकते हैं। फिट के अंदर पुट करना चाहते हैं, फिट के अंदर भी पुट कर सकते हैं। नहीं तो आप इसको 0 ले लें, क्योंकि हमें यहाँ पे जो है इसको मैंने 0 इसलिए लिया क्योंकि हमें एरिया रिक्वायर्ड है। लेंथ, हाइट, विड्थ की हमें ज़रूरत नहीं है। विड्थ आगे हमारा नेक्स्ट में काम आएगा। तो इसको मैंने ऑन किया और लेट सपोज मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। आप M का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। लेट सपोज मैं यहाँ से आया, यहाँ पे आके मैंने इसको स्टॉप कर दिया। तो अब अगर ये आप देखें तो ये हमने एक किस्म का पेरीमीटर कैलकुलेट किया है। इससे आप बाद में अगर डिडक्शंस के जो हमारी डोर्स एंड ओपनिंग की डिडक्शन होती है वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये तो मैं आपको जनरली बता रहा हूँ कि इस कमांड को हम यूज़ कैसे कर सकते हैं। ये आपने देखा, ये हमारे पास पेरीमीटर आ गया, ये वॉल टाइल है। अब ये हमारे पास टोटल जो स्क्वायर फिट बने, ये हमारे पास 1160 स्क्वायर फिट बन गए। ये टोटल यहाँ से ये सारा ये जो हमने कैलकुलेट किया। अब हमारे पास जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट हम देखते हैं जी लीनियर क्यूबिक मीटर। अब अगर हमने कैलकुलेट करना है जो ब्रिक वर्क मीन्स क्वांटिटी ऑफ ब्रिक या ब्रिक वर्क इन क्यूबिक फिट, तो वो हम कैसे कर सकते हैं। आप यहाँ पे पुट कर सके 3.6 मीटर के अंदर हाइट होती है 12 फीट को अगर आप कन्वर्ट करें 3.6 बनती है, और जो थिकनेस है वो 235 बनती है 9 इंचेस। आप पुट कर दीजिए। एंड अगर आपके पास किसी डिफरेंट विड्थ की वॉल है तो आपने अकॉर्डिंगली पुट करनी है, ठीक है। ये तो मैंने 9 इंच के लिए की, और हमारी अगर प्लान में आप देखें तो ज़्यादातर 9 इंच की वॉल है। ये जो पार्टीशन वॉल है अंदर यही सिर्फ 9 इंच की, जो कि बहुत थोड़ी हैं। तो मैं शुरू करता हूँ 9 इंच से। यहाँ से मैंने शुरू किया, नहीं एक मिनट, ओके मैं यहाँ पे एक बार चेक कर लेता हूँ, बल्कि यहाँ से मैं इसको फिट ही कर लेता हूँ एडवांस में।
और इसको मैं 12 करता हूँ। सिमिलरली इसको भी आप फिट कर लीजिएगा कि आउटपुट यूनिट भी सेम रहे। और इसको भी आप मीटर mm है तो इसको आप फिट कर लीजिए, इसको भी आप फिट कर लीजिए। इनपुट यूनिट आप कर लें जी। इनपुट जो करना है विड्थ ऑफ वॉल ये 0.75 बनती है। एंड इसके बाद ये हमारे पास आ गया जी क्यूबिक मीटर। अच्छा, इसको आपने कन्वर्ट करना है क्यूबिक फिट के अंदर, बहुत ज़रूरी है क्यूबिक फिट। ओके, वी हैव डन इट। ओके, यहाँ से अब आप इसको ऑन कर लीजिए एक बार। एंड ये देखें, ये आपका जो कि विड्थ ऑफ वॉल है उसको तकरीबन कवर कर रहा है। ठीक है, तो अगर आप मैं यूज़ कर रहा हूँ जी प्लेनस्विफ्ट प्रो 10.3। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा। सिमिलरली इनके अंदर भी डिडक्शंस आती हैं जो कि आप दो तरीके हैं, या तो यहाँ पे रोक के फर्दर यहाँ से करें, या आप मार्क कर लें और बाद में जितना भी डिडक्शन वॉल्यूम बनता है वो उनमें से डिडक्ट कर लें। ठीक है, तो ये दो तरीके हैं। यू कैन यूज़ वट एवर मेक्स यू हैप्पी। ये मैंने वॉल मार्क कर दी है 9 इंचज़ की। तो ये मेरे पास वॉल्यूम आ गया। ये जो मैंने वॉल मार्क की है इसका वॉल्यूम आ गया। फर्दर मैं इसको देख लेता हूँ। ये मैंने अब अगर आप देखें ये जो वॉल टाइल्स है ये हमारे पास स्क्वायर मीटर में आ रही है। तो इस पर आप डबल क्लिक करें, एडवांस में जाएं और ये जो है इनपुट को आप कर दें स्क्वायर फिट। एंड सिमिलरली इसको भी आप कर दें स्क्वायर फिट। ओके करेंगे, ये देखें ये अब आपके पास जो है स्क्वायर फिट के अंदर यूनिट आ गए जो कि 1160 फिट बनते हैं। तो ये हमारे पास लीनियर कमांड को हम इस तरीके से यूज़ करते हैं। अब ये जो हमने एरिया मार्क की है इसको आप प्लास्टरिंग के लिए भी यूज़ कर सकें, क्योंकि अगर आप देखें तो टाइल के नीचे रफ़ प्लास्टरिंग भी की होती है। लेकिन अगर आप टाइल नहीं यूज़ करते तो इसको एज अ प्लास्टरिंग एरिया भी आप ले सकते हैं। सिमिलरली आप क्या कर सकते हैं कि आप इसी मेजरमेंट को अपनी जो आपकी होती है पेंट के लिए उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। डिस्टेंबर पेंट वगैरह आपने करना है तो उसके लिए भी आप सिमिलरली इसी टेक ऑफ को यूज़ कर सकते हैं। तो इसका जो टेबल है वो आपको मिलता है ये एस्टिमेटिंग के टैब में आपने जाना है। तो ये देखें आपके पास साथ साथ इसकी मेजरमेंट यहाँ पर रिकॉर्ड होती चलती जाती है। आप इसको यूनिट वगैरह चेंज करते हैं तो डबल क्लिक एडवांस एंड इस तरीके से आप कोशिश कीजिएगा ये इनपुट यूनिट आउटपुट यूनिट सेम रहें, कंसिस्टेंट रहें। तो इससे जो है आपका डाटा जो है वो ख़राब नहीं होगा। तो इस तरीके से आप लीनियर कमांड को यूज़ करते हैं। मैंने आपको इसमें ये दो ऑप्शन सिखाए, मैट्रिक वॉल एरिया एंड लीनियर क्यूबिक मीटर्स। फिर ये आपके पास लीनियर वॉल्यूम इन क्यूबिक मीटर्स, इसकी ज़रूरत नहीं है, आप इस पे ही काम करें। ज़्यादातर हम इसी को यूज़ करते हैं वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए। एंड उसके बाद आपके पास आता है जी सिंगल क्लिक लीनियर। तो आई डोंट थिंक कि इसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी। बेसिकली ये होता है कि आपने ये मैंने किया, लेट सपोज ये भी सिमिलरली ऐसे ही वर्क करता है। ये मैंने डिजिटाइज़र ऑन किया और ये आपको सिंपल लीनियर लेंथ देगा। ये देखें तकरीबन कोई इसकी जो लेंथ है वो 9 फीट यहाँ पे शो हो रही है, यहाँ पे 8.9। तो ये हमने क्योंकि वो एम करके बिल्कुल एग्जैक्ट तो मार्किंग नहीं की तो इसलिए ये सिर्फ आपको लेंथ देते हैं। अगर आपने
कि कोई ऐसी आपकी रिक्वायरमेंट है जहाँ पे आपका सिर्फ लेंथ वगैरह चाहिए तो आप इसको यूज़ करते हैं। बाकी वॉल्स के केस में जो 2 कमांड्स मैंने आपको बताई हैं ये काफ़ी एक्यूरेट हैं। तो अपनी आज की वीडियो में हम बात करेंगे 2 कमांड्स या 2 टूल्स के ऊपर। एक है सेगमेंट टूल एंड दूसरा है काउंट टूल। अपनी पिछली 6 लेक्चर्स का अगर हम रिवीजन करें या रिवाइंड करें तो पहला लेक्चर तो जस्ट मैंने स्लाइड्स के थ्रू आपको एक प्रेजेंटेशन दी थी कि प्लेन स्विफ्ट होता क्या है, इसकी हमें ज़रूरत वगैरह क्यों पड़ती है, उसके ऊपर हमने बात की थी ताकि हम एक फाउंडेशन डेवलप कर सकें अपने सॉफ्टवेयर के रिलेटेड। दूसरी वीडियो में हमने प्लेन स्विफ्ट के ओवरऑल इंटरफेस को देखा था कि कौन सी कमांड किस जगह पे हमें मिलेगी और एक सरसरी सा या शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन देखा था। तीसरी वीडियो में हमने ये किया था कि हमने इंपोर्ट करना सीखा था। चौथी वीडियो में हमने ये किया था कि हम स्केलिंग कैसे कर सकते हैं। 5वीं वीडियो में हमने एरियाज़ मार्क किए थे, ये जो आपको विजिबल हैं, ठीक है। और अपनी 6ठी वीडियो में हमने देखा था लीनियर कमांड को कैसे यूज़ करते हैं। लीनियर कमांड में मैंने कुछ टाइप्स डिस्कस किए थे, ये वॉल मेट्रिक वॉल एरिया एंड लीनियर क्यूबिक मीटर्स, ठीक है। और सिंपल लीनियर भी हमने डिस्कस किया था अपनी पिछली वीडियो में। मकसद क्या है इन सब चीज़ों को दोबारा बताने का? एक मकसद मेरा ये है कि जिन लोगों ने अगर मेरी वीडियो कुछ दिन पहले देखी थी तो उनको रिवाइंड हो जाए। दूसरा, अगर कोई वीडियो कोई बंदा कोई न्यू कमर यहाँ से ज्वाइन कर रहा है तो उसको पता चल जाए कि हम पहले क्या क्या काम कर चुके हैं और उनको वो तमाम वीडियोस मेरी प्लेन स्विफ्ट की प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगी ताकि वो जाके विज़िट कर लें या देख लें। आज की वीडियो में हम सेगमेंट के ऊपर बात करेंगे और काउंट के ऊपर। सेगमेंट जो टूल है या सेगमेंट कमांड है, इट इज़ जस्ट सेम लाइक लीनियर, ठीक है। इसमें फ़र्क क्या है? लीनियर टूल जो होता है हमारे पास ये मोर देन 1 पॉइंट होता है, ठीक है। इसको आपको स्टॉप करना पड़ता है, ये ख़ुद से स्टॉप नहीं होता जब आप मार्किंग शुरू करते हैं। और सेगमेंट टूल एक आप स्टार्टिंग पॉइंट देते हैं, एक आप एंडिंग पॉइंट देते हैं और वो ख़ुद ब खुद ही स्टॉप हो जाता है। जैसे कि मिसाल के तौर पे मैंने ये एक लीनियर लिया, सिंपली ये अब चलता जा रहा है, ये अब रुक नहीं रहा, इसीलिए मैंने इसको कहा कि मोर देन 1 पॉइंट। ये अब जितना मर्ज़ी इसको चलाएं ये रुकेगा नहीं, हम जब तक ये राइट क्लिक एंड स्टॉप ना कर लें। मैं इसको कर देता हूँ डिलीट। अब अगर मैं देखूँ सेगमेंट को, ये सेगमेंट को मैंने उठाया, ये एक पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, ये देखें, ये मुझे हर बार 2 पॉइंट देने पड़ते हैं, ठीक है। पॉइंट ए से मैं स्टार्ट करता हूँ, पॉइंट बी पे जाता हूँ, ये रुक जाता है, फिर मैं नेक्स्ट पॉइंट सेलेक्ट करता हूँ तो वो उसका सेकंड पॉइंट लेता है एंड रुक जाता है। आप ऐसे कह लें 2 पॉइंट ऑपरेशन है इसका। तो मैं जो है इसको भी डिलीट कर देता हूँ, ये तो सिर्फ आपको बताने के लिए था। अब सेगमेंट को हम थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लोर करते हैं। ये देखें, ये पहले वाले को छोड़ दें आप, बीम टूल, इसकी हमें यहाँ ज़रूरत नहीं है। जॉइस्ट सेगमेंट, मेट्रिक वॉल एरिया सेगमेंट, सेगमेंट क्यूबिक मीटर, और ये बाकी नीचे वाले 2 को आप रहने दें। हम बात करेंगे इन तीनों के ऊपर, ठीक है। तो इन पे बात हम इस तरीके से करेंगे कि हमारा जो पहला है वो तो सिंपल, जिस तरह लीनियर के अंदर हमें एक लेंथ फाइंड आउट करता है, एक ही डायमेंशन में चलता है, सिंपल लेंथ के ऊपर, रनिंग लेंथ, ठीक है। हमारे पास 3 किस्म की मेजरमेंट्स होती हैं, एक रनिंग, ठीक है, एक स्क्वायर में, एक क्यूबिक में। तो जो सिंपल वाला होता है या लीनियर में हो या सेगमेंट में हो, ये डिपेंड नहीं करता कि किस में, वो मेजरमेंट जो है ना वो हमें रनिंग में देता है। जो वॉल एरिया है वो 2 डायमेंशनल में देता है, मींस लेंथ इनटू हाइट ऑफ द वॉल, ठीक है। वो हम क्यों यूज़ करते हैं आपको मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था। 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं हमारे टाइल एरिया कैलकुलेट करने के लिए कि वॉल की सरफेस पे कितना टाइल आएगा, या प्लास्टरिंग के लिए प्लास्टरिंग एरिया हम निकालते हैं, या हम करते हैं डिस्टेंपर या पेंट वगैरह अगर आपने करना है तो उसके लिए हम कैलकुलेट करते हैं।
तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव थे। और क्यूबिक हम यूज़ करते हैं ब्रिक वर्क का वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए कि हमें कितनी ब्रिक्स रिक्वायर्ड हैं, जिसके बेस पे फिर हम अपनी फर्दर कॉस्टिंग, रिसोर्स मैनेजमेंट एंड थिंग्स ऑफ ऑल दूज नेचर हम परफॉर्म करते हैं। ठीक है, मकसद सिर्फ एक ही होता है, एग्जैक्ट एस्टिमेशन, ये हमारा मकसद होता है। तो हमने चीज़ें तो समझ ली। सेगमेंट टूल, ये मैंने उठाया सेगमेंट टूल, और ये मैंने लेट सपोज ये हमें नाउन है। ठीक है, तो हम चेक कर लेते हैं, ये डायमेंशन नाउन है, तो हम देखने की कोशिश करते हैं कि आया ये हमें वही एग्जैक्ट रीडिंग देता है या नहीं। ये देखें, अब आप यहाँ पे देखें तो बिल्कुल 9 फीट हमें इसने वैल्यू दी है, और यहाँ पे भी इसकी जो लेंथ है वो 9 फीट ही है। तो इससे हमें दो चीज़ें साबित होगी कि एक तो आप अगर देखें तो हमारा सेगमेंट टूल काम भी कर रहा है, और दूसरा जो हमारे पास जो प्लान है वो प्रॉपर स्केल भी हुआ है। तो ये हमारे पास हो गया। अब हम इसको मैं इस वीडियो में ये सोच रहा था कि आज मैं आपको ना ये जो टूल्स हम यूज़ कर रहे हैं इनकी जो है वैलिडेशन भी करके दिखाऊं कि हम वैलिडेट करें वेदर इट इज़ वर्किंग प्रॉपरली और नॉट। तो चूँकि ये वीडियो परफेक्ट है वो काम करने के लिए, क्योंकि लिनियर टूल और ये दोनों सेम काम करते हैं। बेसिक जो डिफरेंस है वो यही है कि लिनियर टूल मल्टीपल पॉइंट्स पे और ये 2 पॉइंट्स ऑपरेशन है। तो इस वीडियो में हम ये करेंगे कि सेगमेंट टूल को यूज़ करते हुए हम क्या करते हैं, हम इस टूल को चेक करते हैं कि ये हमें मैनुअल कैलकुलेशन से कि क्या ये हमें एग्जैक्ट रीडिंग देता है या नहीं। सबसे पहले हम एक डायमेंशन मार्क कर लेते हैं। ठीक है, ये हम लेके आए इसको, ये हमारे पास 9 फीट, और ये यहाँ से हमें पता भी चल रहा है कि 9 फीट है। हम पहला सेगमेंट लेते हैं और इसको यहीं से शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में हम दो ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करेंगे। एक हम टूल सीखेंगे, दूसरा हम चेक करेंगे कि ये हमारे मैनुअली भी उतना ही दे रहे कि नहीं। ये देखें, सेगमेंट से हमारा पहला रिजल्ट आ गया 9 फीट, जो कि रनिंग लेंथ मैयर कर रहा है। दूसरा हम मैयर करते हैं वॉल एरिया। अब वॉल एरिया के लिए हमने क्या करना है, हमारा तमाम काम जो है, ये एक मिनट मैं इसको पहले नाम दे देता हूँ, प्रैक्टिस ऑफ वॉल एरिया इन सेगमेंट टूल। ओके, ये हमें मीटर और मिलीमीटर, तो हम एडवांस में जाएंगे और हम वॉल हाइट को यहाँ पे स्केल फिट कर लेते हैं, यहाँ पे भी फिट है, और टेक ऑफ जो क्वांटिटी है वो हम स्क्वायर फिट कर लेते हैं, यहाँ भी हम स्क्वायर फिट कर लेते हैं, और इसको हम वैल्यू दे देते हैं 12 फीट। 12 फीट कर दिया हमने, आई डोंट नो व्हाई इट इज़ ओके। 12 फीट कर दिया हमने, ये ख़ुद यहाँ पे चेंज हो गया। अब सिमिलरली वॉल विड्थ, ये हमारे पास फिट में है, ये भी फिट में कर लेते हैं। ये इनपुट एंड आउटपुट है, ठीक है। तो ये फिट में किया तो 0.75 फिट होता है हमारे पास, 9 इंच ये हो गया। हम इसको कर लेते हैं ओके। ओके, तो हम यहाँ से ड्रॉ करते हैं अब इस वॉल के बराबर, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास 108 आ रहा है, यहाँ से हम चेक कर लेते हैं एस्टिमेशन से। तो सेगमेंट कहाँ है हमारे पास, ये है, ये आ रहा है 108 स्क्वायर फीट। कैलकुलेटर ओपन करता हूँ, वॉल की लेंथ 9 थी और हाइट 12 थी, तो 108 मीन्स इट इज़ गिविंग अस द एग्जैक्ट वैल्यू। अच्छा, अब हम चलते हैं दूसरे, जो हमारा थर्ड है उसके ऊपर हम बात करते हैं सेगमेंट क्यूबिक। तो सेम हम कर लेते हैं जी, प्रैक्टिस ऑफ क्यूबिक
सेगमेंट, और यहाँ फिर हमें मीटर और मिलीमीटर है तो हम एडवांस में जाएंगे। अगर आपकी ड्राइंग मीटर और मिलीमीटर में है तो आपको ये स्टेप्स नहीं करने पड़ेंगे। ये देख लें मुझे कितना कुछ चेंजिंग करना पड़ा। क्यूबिक फिट किया, यहाँ पे आउटपुट को भी क्यूबिक फिट कर दें, यहाँ पे इनपुट को फिट कर दिया, यहाँ पे भी आप फिट कर दें, और इसको मैं दे देता हूँ जी 12 फिट। ये भी 12 हो गया। ये मिलीमीटर है, इसको मैं फिट में कर देता हूँ। ठीक है, यूनिट्स को कंसिस्टेंट रख रहा हूँ, बाकी आप लोग समझदार हैं। 0.75 होता है, 9 इंच हमारे पास। ये ओके कर दिया, और अब मैं इसके थ्रू भी मार्क करने की कोशिश करता हूँ, एंड लेट्स सी के हम कर पाते हैं जी। 81.2, तो लेट्स सी हम चेक करते हैं। वॉल लेंथ 9 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 0.75, ये 81 ठीक हो गया। यहाँ पे 81.2 आ रहा है, चूँकि मामूली सा ही आगे पीछे हो जाता है, हम जब क्लिक करते हैं तो इसमें भी मामूली सा आगे पीछे हो जाता है। दिस इज़ नॉट अ बिग डील। तो ये हमने सेगमेंट टूल को यूज़ करते हुए हमने 3 डिफरेंट तरीक़ों से हमने इनकी जो वैल्यूज़ हैं उनको मैनुअली चेक भी कर लिया, और हमने सेगमेंट टूल यूज़ करना भी सीख लिया। इट इज़ जस्ट सेम लाइक linear, but the difference I have told you many times in the same video, so I'm not gonna repeat it। और मैं इन चीज़ों को अब कर देता हूँ जी डिलीट। अच्छा, अब हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है काउंट टूल। काउंट टूल आप अगर देखें तो काउंट बेसिकली हमारे पास जो होता है चीज़ों को गिनने के लिए। पिछली 2 कमांड्स के अंदर हमने देखा रनिंग फिट, स्क्वायर फिट एंड क्यूबिक फिट के अंदर मेजरमेंट, टेक ऑफ। अब इसमें हम सिंपली काउंट करते हैं। मींस काउंटिंग में कौन सी चीज़ें आ सकती हैं? आपकी डोर्स आ सकती हैं, विंडोज़ आ सकती हैं, वेंटिलेटर्स आ सकती हैं, फैंस आ सकते हैं, बल्ब्स आ सकते हैं। कोई भी ऐसी चीज़ जो कि सिंगल यूनिट के अंदर हो। आप फ़र्ज़ करें कोई रेजिडेंशियल बिल्डिंग बना रहे हैं, उसके आर्किटेक्चर ड्राइंग में आपने काउंट करने हैं कि हमें कितने सोफ़ाज़ चाहिए, कितने टेबल्स चाहिए, आपने प्लान पे मार्क किए हैं, या इन चीज़ों को भी छोड़ दें, ये तो बात की बातें। सबसे पहले आपको जो चीज़ चाहिए होती है वो होते हैं आपके डोर्स, विंडोज़, वेंटिलेटर्स, ठीक है, या बल्ब्स जो मैंने अभी आपको बताया, तो उनको हम काउंट करते हैं। सिंपल। अच्छा, अगर आप इस पे क्लिक करें तो आपके पास काफ़ी सारी जो है ना यहाँ पे ऑप्शंस देखने को मिलती हैं। मकसद एक ही है, ये सिंपल सिंबल्स हैं जो आप अपने जो है चीज़ों को डिफरेंशिएट करने के लिए डिफरेंट सिंबल्स यूज़ करें, ताकि जब आप प्लान को देखें तो आपको नज़र आए कि हाँ अगर ये रेक्टेंगल है तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास जो है वेंटिलेटर है, अगर ये इस शेप का है तो ये हमारे पास डोर है। ये तो आपके पास प्लान में इजीली आपको फिजिबल हो, आप आइडेंटिफाई कर सकें या कैटेगराइज कर सकें। तो ये सिंपल वही आपको दिए हुए हैं। अगर आप यहाँ पे देखें, अच्छा आपके जो पुराने वर्जन्स हैं ना उसमें आपको यहाँ तक देखने को मिलेंगे, ट्रायंगल्स तक। अब ये जो न्यू वर्जन है मेरे पास, ये 10.3 है, प्लान स्विफ्ट मैट्रिक प्रो, तो ये 10.3 है मेरे पास। इसके अंदर ये कुछ न्यू फीचर्स इन्होंने ऐड किए हैं, अगर आप देखें डोर्स एंड विंडो शेप। अच्छा, अब मैं कह देता हूँ जी D1, जो बड़े डोर्स हैं जो नॉर्मली जो यूज़ होते हैं 4x7, 4 फीट इंटू 7 फीट, 4 फीट विड्थ 7 फीट हाइट, तो इसको मैं D1 का नाम देता हूँ। इन चीज़ों के बारे में मैं डिस्कस कर चुका हूँ, फिल टाइप, सॉलिड, हैच या टेक्सचर जो भी रखना है। अब शेप, डोर्स एंड विंडोज़ आपने सिलेक्ट किया तो उसके अंदर फिर शेप्स हैं, राइट हैंड डोर, लेफ्ट हैंड डोर, डबल डोर, डोर एलिवेशन व्यू, कैसमेंट विंडो, हंग विंडो, स्लाइडर विंडो, विंडो प्लेन व्यू। तो आप इसमें से जो भी ऑप्शन जो भी शेप रखना चाहें आप रख सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। मैंने ये रखा राइट हैंड डोर, एंड जहाँ पे ये डोर्स हैं मैं इस पे क्लिक करता हुआ जाता हूँ। ये देखें, ये देखें, ये भी बड़ा डोर है। लेट्स सपोज
अच्छा, और एक ये डोर है। अब अगर आप इधर देखें तो आपके पास ये नज़र आ रहे हैं D1 6, मीन्स कि हमारे पास 6 डोर्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सारा डाटा रिकॉर्ड हो रहा है। जो जो आप यहाँ पे प्लान पे मार्क करते जाते हैं वो यहाँ पे आपके पास अल्टरनेटिवली रिकॉर्ड होता चलता है। ठीक है, अच्छा, अब अगर मैं देखूं कि मेरे पास कुछ यहाँ पे डबल डोर्स भी हैं, तो आपने क्या करना है, आपने सिंपल जाना है डोर्स एंड विंडोज़ और उसको आप कह दें जी MD मैन डोर, एंड यहाँ से आप सिलेक्ट कर लें डबल डोर। ठीक है, कलर आप चेंज करना चाहें कलरिंग आप कर सकते हैं। ये देखें जी, ये आपके पास मैन डोर आ रहे हैं। जहाँ जहाँ पे आपके पास मैन डोर है ये देखें। अब यहाँ से आप देखें तो मैन डोर 4 है हमारे पास। अब इनके काउंट करने से हमें क्या मिलता है? एक तो हमें, अगर लेट सपोज ये तो एक प्लान है, अगर लेट सपोज 10 स्टोरीज बिल्डिंग हो, तो एट द एंड जब हम परफॉर्म करेंगे सब की टेक ऑफ क्वांटिटीज़, तो एट द एंड हमारे पास एक नंबर आएगा कि D1 जिसका साइज़ 4 फीट इंटू 7 फीट है, वो हमें 50 डोर्स चाहिए या 50 डोर्स चाहिए। MD मैन डोर जो कि जिसका साइज़ 6 फीट इंटू 8 फीट है, ये हमें 30 डोर्स चाहिए। एक नंबर हमारे पास आ जाता है जिसको हम फिर आगे अपने प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने ऑर्डर को प्रोसेस करते हैं। ठीक है, और दूसरा, जब आपने डिडक्शन करनी होती है तो आपके पास एक गैस भी आ जाता है, एग्जैक्ट गैस। इट इज़ नॉट ए गैस कि आप अंदाज़तन नहीं, आपके पास एक एग्जैक्ट गैस आ जाता है कि अगर 50 दरवाजे हैं 4 इंटू 7 के, तो सिंपली आप उसका वॉल्यूम निकालें और जो टोटल ब्रिक वर्क है उससे आप उसको माइनस कर दें, तो आपके पास रिमेनिंग ब्रिक वर्क जो रह जाएगा वो एक्चुअल ब्रिक वर्क जो आपको रिक्वायर्ड है। ठीक है, एक तो आपके पास ये आप यूज़ कर सकते हैं। विंडोज़ के लिए भी सेम यही होता है, आप काउंट टूल को यूज़ करें, और अगर कोई ऐसी चीज़ है तो आप अपने हिसाब से कोई भी जो है आइकन ले सकते हैं, डायमंड, प्लस, ट्रायंगल, कोई भी आइकन, किसी भी चीज़ को आपने काउंट करना है जो आपको रिक्वायर्ड है आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये थी जी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप इस पर प्रैक्टिस करेंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह ने के पान।